is around the corner. Very short time for it. बाकी एकेडमी भी यहाँ पे टेस्ट जो है वो I will be discussing MPT syllabus, sample paper and past paper. कुछ बेसिक चीजें हैं, देखें कुछ टेक्निकल चीजें हैं, कुछ सिलेबस की चीजें हैं, कुछ चीजें हम वो डिस्कस करेंगे कि आपने पेपर को वहां पे अटेम्प्ट कैसे करना है। लेकिन अब आपने इसको इस तरह तैयार करना है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल हो जाए। ठीक है, लेट्स मेक इट अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। यू विल फोकस ऑन योर कंपल्सरी सब्जेक्ट्स। एक कम्युनिटी है वो सारी एमपीटी के पीछे भाग पड़ी है कि एमपीटी पहले पास करो, तो इसमें आप सिक्योर करें। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप तैयारी इस तरह करें कि आप अपनी दूसरी तैयारी को हर्ट ना करें। पहले तो ये है कि मैंडेटरी है, मैं आपको बता चुका हूं, इसमें भी कुछ चीजें आपकी हैं। टाइम ड्यूरेशन जो है वो आपकी 200 मिनट्स होगी, बिकॉज वहां पे दायरे फिल करने होते हैं। ठीक है, 60 मार्क्स, ये सबसे मेजर पोर्शन है, इंग्लिश और एबिलिटीज। रगबत, जरूरत, नुमाइश, ख्वाहिश, दिखावा। अब्दुल्ला महर सर ख्वाहिश। ख्वाहिश, वेरी गुड। और 50 तक 10 सिनोनिम आ गए। फिर उसके बाद एंटोनिम स्टार्ट हो गए। रश को माइंड में रख के जाएं, मौसम कभी भी खराब हो सकता है, यू नेवर नो अबाउट इट। ओके हमजा, यू मे आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। यस सर, थैंक यू। सर मुझे आप बताएंगे कि इसकी रोल नंबर स्लिप कब तक आ सकती है, कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम रोल नंबर स्लिप आ जाएगी? आसान हो लेकिन टफ आ सकता है। बड़ी बड़ी जो मेन सूरतें उनका सीक्वेंस भी याद कर लें, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, बाकी टोटल नंबर क्या है। ठीक है, करंट अफेयर्स का हो गया, पाकिस्तान अफेयर्स का आपको बता दिए। एवरीडे साइंस में तो आपको पता है जो सिलेबस है आपका एवरीडे साइंस का, जनरल साइंस एबिलिटी। मेजर आप कह लें कि बॉटलनेक है, एक हर्डल है पहली जो आपने क्रॉस करनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। Is around the corner and academy ने ये क्लास अरेंज की है for guidance and tips about MPT. I hope that you will learn from it. Baki inshallah today I will be discussing MPT syllabus, sample paper and past paper, because there is a difference. Sometimes there is a difference in what FPSC says and what FPSC actually does. There is a difference between saying and doing. ठीक है, तो वो आज हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे and you people must be prepared because you never know, as you already know that it is compulsory to qualify this exam. अगर आपने एग्जाम में बैठना है और कुछ बेसिक चीजें हैं, देखें कुछ टेक्निकल चीजें हैं, कुछ सिलेबस की चीजें हैं, कुछ चीजें हम वो डिस्कस करेंगे कि आपने पेपर को वहां पे अटेम्प्ट कैसे करना है। ये टेक्निकल चीजें होंगी और बाकी सिलेबस वाली चीजें हैं कि आपने तैयार क्या क्या करना है। तो टेक्निकल एंड एकेडमिक दोनों चीजें हम आज डिस्कस करेंगे ताकि आपको क्लैरिटी आए, और फिर हम कोशिश करेंगे कि इस एमपीटी को आप इस तरह तैयार करें कि ये आइसोलेटेड ना रहे आपके मेन रिटन एग्जाम से। इट शुड बी लिंक्ड, इट एक्चुअली इज लिंक्ड विद योर मेन रिटन एग्जाम। आपने तैयारी इस तरह करनी है कि ये एमपीटी जो है ये आपको असल में मेन रिटन एग्जाम के लिए प्रिपेयर करे। देखें लास्ट टाइम एमपीटी के बाद इन्होंने लोगों को दिए हैं सिर्फ राउंड अबाउट 75 डेज। इन्होंने इतना टाइम दिया लास्ट लोगों को, 75-80 डेज इन्होंने दिए लोगों को मेन एग्जाम की तैयारी करने के लिए। अब आपका जो एमपीटी होना है इसके बाद आपके पास 4 महीने हैं। इस वक्त तो फ्रैंकली स्पीकिंग एवरीबॉडी इज फोकस्ड ऑन एमपीटी बिकॉज इट्स अ साइकोलॉजिकल फैक्टर कि यार अगर एमपीटी पास होगा तो आगे जाएंगे ना, तो लेट्स पास इट फर्स्ट, बाकी बाद में देखेंगे।
तो पूरे का पूरा जो CSS का है आपकी जो एक कम्युनिटी है वो सारी MPT के पीछे भाग पड़ी है कि MPT पहले पास करो। तो इसमें आप सिक्योर करें, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप तैयारी इस तरह करें कि आप अपनी दूसरी तैयारी को हर्ट ना करें। दोनों चीजों का साथ साथ, लाइक कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के ना सिर्फ आपने MCQs करने हैं बल्कि आपने उनके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी तैयार करने हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से भी आपके MCQs आते हैं। कीप दिस इन माइंड व्हेन यू प्रिपेयर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर, आप कोशिश करें कि 2 अक्टूबर तक आप अपने कंपल्सरी सब्जेक्ट्स का ज्यादा सिलेबस कवर कर लें। सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, सेव योर टाइम। इफ यू आर अ सीरियस कैंडिडेट, यूटिलाइज योर टाइम। सिर्फ MCQs को लाइक रट्टा लगाने पे, गोटा लगाने पे ना बैठे रहेंगे बस मैंने यही याद करने हैं बस। MPT इंशाल्लाह आपका क्लियर होगा, डोंट वरी अबाउट इट। सिर्फ आप काम करें, मॉक टेस्ट देते रहें, यू विल क्लियर इट। लास्ट टाइम एक भी बंदा अकेडमी का फेल नहीं हुआ, लाइक वैसे भी बहुत कम लोग फेल हुए ओवरऑल भी CSS में, लेकिन अकेडमी का कोई भी फेल नहीं हुआ MPT में। तो MPT फेल नहीं होगा इंशाल्लाह, लेकिन ये है कि आप तैयारी इस तरह करें, बुरे टाइम के लिए तैयार हैं। प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ठीक है, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। इट माइट बी द टफेस्ट पेपर यू माइट एक्सपेक्ट, सो बी प्रिपेयर्ड। तब भी आपने पास करना है अगर ये मुश्किल तरीन पेपर भी आ जाए तो, ठीक है। मैं अभी आपके सामने ओपन करता हूं। नंबर 1, if we talk about linking till your MPT exam, you will only focus on your compulsory papers. बाकी जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, जो भी आप उस पर काम कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा रिड्यूस करें या मिनिमाइज करते हैं जितना हो सकता है। उसकी वजह यह है कि अभी अगर आप ऑप्शनल पे टाइम देंगे, देखें आपने कंपल्सरी भी तैयार करना है, आपने ऑप्शनल भी तैयार करना है। तो आपका जो MPT है, देखें उर्दू आपका कंपल्सरी नहीं है और ऑप्शनल में भी लोग रखते नहीं है। ये आप FPSC को दुआएं दें कि समटाइम ये CSS में एक ऐसे आता रहा है पहले कि रीजन डज नॉट अप्लाई टू एनीथिंग इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कोई काम करने के लिए आपको अकल की जरूरत नहीं होती, या ना यहाँ पे अकल अप्लाई होती। उर्दू इज अ नेशनल लैंग्वेज, ठीक है, और उर्दू CSS में कंपल्सरी होनी चाहिए थी। डज इट मेक सेंस और नॉट? It does. Yes, sir. लेकिन सर CSS में उर्दू कंपल्सरी नहीं है। और उर्दू कंपल्सरी कहाँ पे है? PMT में। PMS पंजाब में उर्दू कंपल्सरी है। और हालांकि PMS पंजाब में कौन सी चीज कंपल्सरी होनी चाहिए थी? पंजाबी। उन्होंने पंजाबी को छोड़ के उन्होंने उर्दू कंपल्सरी की है, जहां पे सारे लोग ही ऑलमोस्ट घरों में पंजाबी बोलते हैं, उन्होंने उर्दू कंपल्सरी कर दी है। और फेडरल लेवल पे जहां पे उर्दू को थोड़ा सा प्रमोट करना था, क्योंकि आपका जो ऑफिसर है वो तो उर्दू में बात कर रहा होता है अवाम के साथ, उसने तो डील उर्दू में करना है। यहाँ पे कौन सी पब्लिक है जो इंग्लिश बोलती है भाई? आप चाहे इंग्लिश स्पोकन है, लाइक आप इंग्लिश स्पीकिंग आपकी सारी जो है वो एजुकेशन है, लेकिन आपने जब लोगों के साथ डील करना है तो आप वहां पे अंग्रेजी अगर अपनी झाड़ेंगे, ये तो ऐसे ही है जैसे आप पाकिस्तान में अरबिक बोलते रहे, फारसी बोलते रहे, कोई लैंग्वेज, या आप चाइनीज बोलते रहे, लोगों के लिए तो यही बात है ना। ये तो अल्लाह का असूल है कि अगर आपने किसी को बात समझानी है तो आप उसी की लैंग्वेज में बात करो, ठीक है। अल्लाह ने कुरान पाक में ये कहा है, अल्लाह ने कहा है कि मैंने इस कुरान को अरबी में नाजिल किया है ताकि लोग बहाना ना करें, लोग बहाना ना करें कि देखें ये तो हमारी जुबान में नाजिल ही नहीं हुआ, तो हम इसको कैसे पढ़ें, हम इसको कैसे माने। तो अल्लाह ने कहा मैंने कोई जस्टिफिकेशन, कोई एक्सक्यूज नहीं छोड़ी, मैंने इन्हीं लोगों की जुबान में नाजिल किया। और यहां पे आप हाल देख लें इस मुल्क में कि उर्दू को MPT में डाल दिया, लेकिन खैर इसका तो हल हमारे पास नहीं है, एंटीडोट हमारे पास नहीं है। हम तो तैयारी कर सकते हैं अब जो इन्होंने कर दिया हमारे साथ।
लेकिन अब आपने इसको इस तरह तैयार करना है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल हो जाए, ठीक है। लेट्स मेक इट अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, लेट्स डू इट, ठीक है। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हमने इसको बनाना है। You will focus on your compulsory subjects, in particular English Persian composition paper, Pakistan affairs, बाकी जो जितने भी आपके कंपल्सरी हैं, ठीक है, उसमें करंट अफेयर्स है। एस्से को थोड़ा सा छोड़ के, एस्से को टाइम दें, प्रैक्टिस करते रहें वीकली बेसिस पे, बिकॉज एस्से इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स। बट अभी जो आपको फौरन जरूरत है वो 5 ये पेपर्स आपके बनते हैं, प्रेसी कॉम्पोजिशन, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, उसके बाद आगे भी आपको चीजें यहाँ पे जो आपका सैंपल पेपर है, सिलेबस है, पास पेपर है। लाइक देखें, चीजें समटाइम अनप्रिडिक्टेबल हो जाती हैं। लास्ट टाइम इन्होंने एक तो सिलेबस दिया, फिर इन्होंने सैंपल पेपर दिया, और जब पेपर आया तो उसमें सैंपल पेपर में और पेपर में डिफरेंस था। लाइक व्हाट कैन अ कैंडिडेट डू? आपने सैंपल पेपर दिया, आपने कहा कि आपका जो एग्जाम है वो इस सैंपल के तौर पे आएगा, बट आप असल में जो पेपर हुआ है उसमें आपने उस सैंपल को फॉलो नहीं किया। ये तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि 66 मार्क्स चाहिए थे बस, और नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अगर इसमें 40% मार्क्स होते रिक्वायर्ड और नेगेटिव मार्किंग भी होती तो तब पता चलता कितने लोग पास करते हैं, ठीक है। तो ये तो, लेकिन what I am expecting this time that they are going to make a tougher paper than previous one. Be prepared for it. Be prepared for it. लेकिन जितनी आपको हमेशा एग्जाम की तैयारी इस तरह करनी चाहिए कि you are going to have a tough time. Always prepare, keeping this thing in mind. Last time, majority of people qualified MPT. It was the first one. People had no idea. FPSC was itself shocked. What happened? Like only a minimal percentage of people they failed. बाकी सारे पास। मुझे पता है ना, लाइक कौन कौन पास हुआ है जो कि मेन एग्जाम में जाके शायद ना उस तरह कर सकते, लेकिन MPT पास कर गए। So what do you expect as a candidate, that what is FPSC going to do this time? Are they going to make an easier paper or a tougher one? Tougher. Because Tougher paper. keep in mind the objective of FPSC, of MPT रखा क्यों है? MPT रखने का एक मकसद है, और वो ये है कि FPSC इतने चेक नहीं करना चाहता मेन रिटन एग्जाम के। They don't want to check so many papers. वो चाहते हैं, ठीक है, वो चेक तो होना है, ठीक है। मकसद क्या है? एक फिल्टर लगाना। They want to filter you. आपने इस फिल्टर से निकलना है, और देखें, इसके मार्क्स काउंट नहीं होने। कीप दैट इन माइंड, मार्क्स काउंट नहीं होने। आप 66 पे पास हो, आप 166 पे पास हो, इट्स गोइंग टू मेक नो डिफरेंस, ठीक है। ये तो आपको पता होना चाहिए कि इसके मार्क्स आगे जाके काउंट नहीं होंगे, ये इधर ही रह जाना है। क्वालिफाई करके यू मूव अहेड। लेकिन अगर आप यहाँ पे फेल हो गए, और मुझे पता है ऐसे स्टूडेंट्स का जो कि सब्जेक्टिव में बड़े ब्रिलियंट होते हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव में फेल हो जाते हैं, बिकॉज ऑब्जेक्टिव में मोस्टली रटा है। अब एक बंदा रटेगा अच्छा नहीं है, एनालिसिस अच्छा करता है, लेकिन वो एमसीक्यूज को इजी लेता है, वो एग्जाम में जाके फेल हो जाता है। तो अगर मुश्किल पेपर आए, यू पीपल मस्ट बी प्रिपेयर्ड। एक बंदा भी फेल नहीं होना चाहिए। दिस इज आवर टारगेट। एक बंदा भी एमपीटी में फेल ना हो, आगे जाके जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो आपने कंपल्सरी को तैयार करना है। नंबर 1, कंपल्सरी आप अपने उनके ऑब्जेक्टिव भी तैयार करें और सब्जेक्टिव भी तैयार करें। सिर्फ ऑब्जेक्टिव तैयार ना करें। ऑब्जेक्टिव तो रटा है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में रटा कहां पे है? पाकिस्तान अफेयर्स के, करंट अफेयर्स के, इस्लामिक स्टडीज के एमसीक्यूज,
जनरल साइंस और एबिलिटी के, जिसमें जनरल साइंस वाला पोर्शन है वो तो रट्टा एबिलिटी साइंस जिसे आप कहते हैं, बाकी जो एबिलिटी वाला है वो अंडरस्टैंडिंग है सर। एबिलिटी जो है इट्स अ वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट, ठीक है, इट्स अ वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट और 60 मार्क्स हैं इसके, इट हैज 60 मार्क्स, अ मेजर पोर्शन। जो बंदा इस 60 में से 40 ले जाए वो इस लाइक सिक्योर हो जाएगा, फेल नहीं होगा फिर वो, बिकॉज एकेडमी तो चाहती है कि आप पास हो। इसमें जो भी आपको सिलेक्टेड करना होगा एकेडमी इसमें आपको करेगी एबिलिटी वाले पोर्शन में, ठीक है। बाकी भी एकेडमी करती है, वो समटाइम अगर आप कोई नेग्लिजेंस भी दिखाते हैं स्टिल एकेडमी ट्राइज का आपको सिलेक्टेड किया जाए, ठीक। अब आपने क्या करना है कि आपने जब एमसीक्यूज तैयार करने हैं, ये सिर्फ आपको ये आप एमपीटी के लिए नहीं कर रहे, यू आर नॉट डूइंग फॉर एमपीटी अलोन, यू आर आल्सो डूइंग इट फॉर योर मेन एग्जाम। इसके बाद आपने एमसीक्यूज तैयार नहीं करने, इसके बाद आपको एमसीक्यूज तैयार नहीं करने चाहिए, ये इधर ही खत्म करें, इसको काम खत्म करें एमसीक्यूज का, बिकॉज आपके मेन एग्जाम में भी यू हैव एमसीक्यूज ऑफ 220 मार्क्स, out of 1200 you have MCQs of 220 marks। ये बड़ा मेजर पोर्शन है, दोनों की तैयारी होगी, ये माइंड में रखिएगा, दोनों की तैयारी करनी है, एमसीक्यूज की भी, एमसीक्यूज की एमपीटी के लिए भी और मेन एग्जाम के लिए भी। अब मैं आपके सामने ओपन करता हूं सिलेबस, उसके बाद सैंपल पेपर जो एफपीएससी ने दिया, उसके बाद फिर पास पेपर, जो पेपर होना है शाम को उसकी आंसर की आ जानी है एफपीएससी की वेबसाइट पे, ठीक है। एक मैं आपको बताता हूं कि होना क्या है प्रैक्टिकली, तो यू विल बी सिक्योर, आपको ही पता चल जाना है कि आपके कितने मार्क्स आए, आप अपनी अगली तैयारी करें, आपको रिजल्ट का वेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको नेक्स्ट डे ही पता चल जाना है। आपने ऑलरेडी भी कुछ तैयारी की होगी, होप सो। बाकी एकेडमी भी टेस्ट जो है वो आपको पता है कंडक्ट करवाती है एकेडमी, वीकली बेसिस पे आपके टेस्ट होते हैं, पहले भी हो रहे होंगे, जो मॉक टेस्ट होते हैं एकेडमी की वेबसाइट पे, उसका रिजल्ट आपको मिलता है नेक्स्ट डे। देखें ये है इनका दिया हुआ सिलेबस, पहले तो ये है कि मैंडेटरी है, मैं आपको बता चुका हूं, इसमें भी कुछ चीजें आपकी हैं। टाइम ड्यूरेशन जो है वो आपकी 200 मिनट्स होगी, बिकॉज वहां पे दायरे फिल करने होते हैं। अब दायरा फिल करना भी एक स्किल है, समटाइम लोग क्या करते हैं कि मार्कर ले जाते हैं, आप अगर इतना गंदा कर देंगे पेपर को, देखें ये OMR शीट जो है ये ऑटोमेटिक चेक होती है, ये ऑटोमेटिक चेक होती है, ये इंसान ने चेक नहीं करनी, ये मशीन ने चेक करनी है। तो अगर मशीन का एक क्राइटेरिया उन्होंने सेट किया हुआ है, लेकिन जो भी कंप्यूटराइज काम होता है ना, आप उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं, आप मशीन को ये बताते हैं कि भाई अगर इतना का दायरा फिल हुआ होगा, इस तरह होगा तो आपने उसको एक्सेप्ट करना है, अगर नहीं हुआ होगा तो नहीं एक्सेप्ट होगा। Nobody can do anything about it, तो कीप दैट इन माइंड कि ध्यान से फिल करें, दायरा पूरा ही फिल करें, ज्यादा टाइम ना लगाएं इस एक पे। समटाइम क्या करते हैं कि इतना रगड़ के उसको फिल कर रहे होते हैं कि नीचे से पेज ही फाड़ देते हैं बाल पेन से, लाइक उस पे इतना लाइक पता नहीं क्या करना चाह रहे थे, आई डोंट अंडरस्टैंड। आपने दायरा इस तरह फिल करना जिस तरह वो लड़कियां मेहंदी नहीं लगाती, लाइक कौन जो है वो उनकी ऊपर ही होती है और वो मेहंदी लगा देती, हल्का सा टच करती हैं साथ, प्यार से लाड से, बजाय कि आप पेंसिल को रगड़ते रहे वहां पे ताकि फिल हो जाए। बाल पेन से तो अक्सर पेज फट जाता है, ठीक है। दो ही कलर आप यूज करें, ठीक है, ब्लू और ब्लैक, दो ही कलर आप यूज करें, ये भी आप माइंड में रखें। बाकी कुछ चीजें आपको पता है वो मैं आपको डिस्कस नहीं करूंगा, जो ऑलरेडी जो बहुत ऑब्वियस चीजें हैं, ठीक है। चांस तो काउंट नहीं होगा, ये आपको पता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ड्यूरेशन 200 मिनट्स है, 33% मार्क्स चाहिए, आंसर की उसी दिन अपलोड हो जाएगी, कार्बन कॉपी आप साथ लेके आ सकते हैं एज अ प्रूफ, जो आपने वहां पे आंसर दिए होंगे उसका प्रूफ आपके पास होगा। शाम को जब आपने आना है, तो लास्ट टाइम मेरे ख्याल में कोई मगरिब के बाद ये इन्होंने अपलोड की थी, ये नहीं है कि आप आके असर के बाद बैठ जाएं और के 4 बजे के बाद पता नहीं कब अपलोड करते हैं, लोगों की आंखें थक गई थी लास्ट टाइम देखते, तो मगरिब के बाद जाकर उन्होंने कहीं अपलोड की है, तो रिलैक्स रहें, जब अपलोड होगी आपको पता चल जाएगा, एकेडमी ने आपको भेज देनी है,
कि ये अपलोड हो गई है, चेक कर लें, ठीक है। तो उसके बाद अपलोड होगी, आप मैच कर सकते हैं कि भाई मेरे इतने मार्क्स हैं, उसमें डंडी नहीं मार सकते थे, आपके पास प्रूफ है। वरना तो ये जितने मर्जी लोगों को पास कर दें, जितने मर्जी लोगों को फेल कर दें, क्योंकि इन्होंने कौन सा आपको आंसर शीट वापस करनी है। एक बहुत बड़ी ज्यादती जो होती है सीएसएस में, पीएमएस में, सारे कंपटीशन के एग्जाम्स में, कि ये आंसर शीट वापस नहीं करते। बंदा एक दफा पेपर देता है, फेल हो गया, लेट सपोज बंदा, उसको पता चला मेरे इतने मार्क्स आए हैं, क्या उसको ये पता नहीं चलना चाहिए कि उसके मार्क्स इतने क्यों आए, क्यों फेल हुआ है वो? देखिए इंसाफ तो ये है ना कि अगर कोई बंदा फेल हुआ है उसे बताओ कि भाई आपने ये मिस्टेक्स की हैं, ताकि वो बंदा नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक ना करे। बताते ही नहीं है, आंसर शीट मिलती नहीं है, क्योंकि अगर आंसर शीट मिले तो आंसर शीट चैलेंज हो जाती है, लोग रिकाउंटिंग तरफ चले जाते हैं। तो इन्होंने क्राइटेरिया रखा हुआ कि देनी ही नहीं आंसर शीट, ठीक है, उसे रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। वो बेचारा बंदा इंप्रूव ही नहीं कर पाता, वो सोचता रहता है कि मैंने क्या गलती की। अब हो सकता है वो समटाइम अंडरस्टैंड कर पाए, समटाइम वो गलत अंडरस्टैंड कर ले कि मैंने क्या गलती की है, बिकॉज उसको पता तो नहीं चला। तो ये ज्यादती है और आपके साथ भी होनी है, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। एमपीटी विल बी अ नॉलेज बेस्ड टेस्ट, ये मैं आपको चीज बता चुका हूं। उसके बाद ये बाकी चीजें भी हो चुकी हैं, आगे निकले। ग्रामर यूजेज और ट्रांसलेशन होगी, 20 मार्क्स की, आप माइंड में रखिएगा। ग्रामर यूजेज और ट्रांसलेशन इंग्लिश की, इस्लामिक स्टडीज और जो सिविक्स एथिक्स है उनमें 20 मार्क्स होंगे। इन्होंने कुछ नहीं बताया कि उसमें क्या आना है, यहाँ पे सिलेबस में कुछ नहीं है, सैंपल पेपर में आप देखेंगे। इंग्लिश में वोकैबुलरी, ग्रामर यूजेज, लाइक ग्रामर यूजेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, 50 मार्क्स, इंग्लिश इज 50 मार्क्स। जनरल एबिलिटीज, बेसिक अरिथमेटिक है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री है, लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एनालिटिकल एबिलिटीज है, मेंटल एबिलिटी है, ठीक है, 60 मार्क्स। ये सबसे मेजर पोर्शन है इंग्लिश और एबिलिटीज। लाइक आपके एक्चुअल सीएसएस में जो एबिलिटी है वो 40 मार्क्स का है मेन एग्जाम में, और एमपीटी में 60 मार्क्स का। इट इज क्वाइट आयरॉनिकल, आयरनी है ये, लेकिन क्या हो सकता है, एक्चुअल सीएसएस में 40 मार्क्स है, यहाँ पे 60 मार्क्स है। जनरल नॉलेज है, बाकी ये रटा है, ये जो सारा है ये बेसिकली रटा है सारा, ये अंडरस्टैंडिंग बेस है सारा काम, ये यहां तक, ये दो 110 मार्क्स अंडरस्टैंडिंग वाले हैं और बाकी रटा है सारा। वोकैबुलरी भी आप लगा लें कि ये भी क्रैमिंग ही है। एलिजिबिलिटी का आपको पता है, आगे चलते हैं। ये इन्होंने सैंपल पेपर दिया लास्ट टाइम, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने देखा है, इसको अंडरस्टैंड किया है। Candidates are informed that answer sheet comprises 2 sheets, pink and blue. Keep this in mind. 2 आंसर शीट आपको मिलेंगी, pink and blue, मीन के एक लड़की और एक लड़का। Pink and blue, you know what they stand for. उसके बाद on conclusion of the examination, pink sheet is to be handed over to the invigilating staff. On a lighter note, ये एक ज्यादती है कि लड़की को हवाले कर दिया जाए उनको स्टाफ को, और लड़के को आप वापस लें, हालांकि उलट होना चाहिए था। पिंक शीट इज टू बी हैंडेड ओवर टू द इन्विजिलेटिंग स्टाफ, कैंडिडेट्स आर अलाउड टू रिटेन ब्लू शीट फॉर चेकिंग देयर स्कोर्स, ठीक है। एक शीट आपने याद से वापस लेके आनी, ये आपने भूलना नहीं है। लास्ट टाइम कुछ लोगों ने गलती की है, वो दोनों शीट से दे हैं यार, एफकेसी वाले के नाराज हो जाएंगे शीट वापस लेके, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था, इंस्ट्रक्शन ही पड़ी थी। आंसर की विल बी अपलोडेड, ये तो बात आपको पता है कि आंसर की अपलोड होगी, उसी दिन होगी। ओके, मूविंग ऑन। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू रीड एमसीक्यूज फ्रॉम a questions booklet and fill in the appropriate box in the answer sheet, ठीक है। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अंडरस्टैंड कोई ऐसा लाइक सबके इक्वल मार्क्स हैं और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अवॉइड राइटिंग रोल नंबर, नेम, आंसर टू द क्वेश्चंस और एनी अदर रिमार्क और रिमार्क्स ऑन और इनसाइड क्वेश्चंस बुकलेट। ये उन्होंने क्यों आपको बताया है कि ये आपने नहीं करना। कुछ लोग नाम लिख देते हैं ऊपर आंसर शीट पे, ठीक है, क्वेश्चन बुकलेट पे भी लिखते हैं। देखें एमसीक्यूज का पेपर है, इसमें नकल लग सकती है, नकल लग सकती है, बिकॉज एमसीक्यूज में नकल, सब्जेक्टिव में नकल लगाना आसान नहीं है।
एमसीक्यू में नकल लगती है, आप उस पर लिख के पीछे वाले को दिखा सकते हैं इस तरह करके, अगर उन्होंने देख लिया आप पकड़े जाएंगे। तो दूसरे वाले बंदे ने, पीछे वाले ने कहना मैंने तो ऐसे कहा ही नहीं है, हालांकि उसने आपको बार बार कहा यार मुझे भी दिखा दो। जो ही आपने पकड़े जाना है उसने मुकर जाना है, तो आप फंस जाएंगे। आप वहां पे सफाइयां देते रहे, ठीक, आपको वो डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो कोशिश करें कि एहतियात करें, चाहे आपको जितना मर्जी तंग करे कोई, आपने उससे आप बोलना, पीछे मुड़ के आपने देखना ही नहीं है, आपने पीछे मुड़ के भी नहीं देखना कि कौन है, ठीक है। कुछ लोग बड़े वहां पे हमदर्दी दिखा रहे होते हैं कुछ डिफरेंट रीजन की वजह से। कोई भी रीजन हो, आपने हमदर्दी नहीं दिखानी, अपने काम के साथ काम रखना है, ठीक है। बिकॉज ये आप खुद स्टेक पे हैं, वहां पे हमदर्दी ना दिखाएं, आपके दिखाने से किसी ने पास नहीं होना, ठीक है। वो एक बंदा था, वो देने गया पेपर, मैं आपको एक फनी बात बताता हूँ यहाँ पे। तो वो बड़े इन्हमाक से, बड़े ध्यान से पेपर अटेम्प्ट कर रहा था। पीछे एक लड़की थी, वो उसे बार बार उसे लगा कि यार बड़ा लायक बंदा है, जितने ध्यान से कर रहा है ये तो पास है, लाइक इधर उधर देख ही नहीं रहा, शक्ल से भी लायक लगता था। वो बार बार तंग करती रही कि यार मुझे भी दिखाओ, मुझे भी बताओ। तो अब वो बेचारा तंग आ गया, उसने पीछे मुड़कर देखा, उसने कहा बीबी मेरी तैयारी नहीं है, अगर पास होना है ना तो अपना करो। उन्होंने कहा मेरी कोई तैयारी नहीं है, मैं नजर आ रहा हूँ, मेरी तैयारी तो इतनी कोई नहीं है, पास होना है तो अपना कर लो, अगर मुझे फॉलो करोगे तो फेल है। दोबारा उसने नहीं पूछा उससे। तो आपने यही थ्रेट करना है, आपने कहना भाई मेरी तैयारी कोई नहीं है, मैं तो ऐसा लगा हूं, अगर पास होना है तो अपना करो, सही हो जाएगी। कुछ आंसर मेरे तो सारे गलत हैं। अगर आपने अपने आप को लाइक शो किया तो फिर आप फंसे रहेंगे, उसने आपको तंग करने से बाज नहीं आना, आप शिकायत लगाएंगे, उसने उल्टी शिकायत लगा देनी कि भाई असल में ये मुझे तंग कर रहा है, तो आप वहां पे फिर सफाइयां देंगे। तो आप अपना टाइम सेव करें, टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये चीज हो चुकी दोबारा। उसके बाद बाकी, डू नॉट यूज लेड पेंसिल, डू नॉट use lead pencil in the answer sheet. Use of ballpoint pen is advised. Avoid markers, ठीक है। ballpoint pen उन्होंने, एक तो इससे आपने पेज नहीं फाड़ना, नंबर 1 पेज नहीं फाड़ना। दूसरी चीज ये है कि बॉल पॉइंट क्यों उन्होंने एडवाइस किया है आपके ख्याल में, मार्कर से क्यों अवॉइड किया है? सायरा ज़ेब, यस। सर एक्चुअली एग्जाम में जो है नीचे कार्बन कॉपी होती है, तो जब हम मार्कर से करते हैं तो पेज फट तो जाता है, लेकिन नीचे कार्बन कॉपी पे हमारे पास नहीं, वो हमारा आंसर जो करेक्ट होता है वो नहीं जाता, तो ठीक है। इसलिए हम लोग पेन से करते हैं, तो उसकी वजह से वो हो जाता है, नीचे वाला कार्बन कॉपी में भी आ जाता है आंसर। ओके, वन रीजन, यस इट इज। दूसरा रीजन ये है, यस हाजरा। सर फैल जाता है मार्कर से। फैल जाता है, यस, मार्कर से फैल जाता है, ये भी एक प्रॉब्लम है। और यस आमना मुख्तार, दूसरी चीज ये है कि मौसम है बरसात का। लास्ट टाइम तो खैर बरसात का मौसम नहीं था, लास्ट टाइम तो फरवरी में हुआ था ये। बरसात का मौसम है और आपको पता है कि आपकी आंसर शीट कहां पे पड़ी होनी, यू नेवर नो। तो बॉल पेन की जो राइटिंग है, अगर आप इंक वाली चीज से लिखते हैं ना, जिस तरह पेन है या मार्कर है, तो वो स्प्रेड कर सकती है ड्यू टू सलाब, ठीक है, नमी आ जाती है पेपरों में समटाइम। तो बॉल पेन की जो राइटिंग है वो स्प्रेड नहीं करती टेक्निकली स्पीकिंग, ठीक है। मार्कर और पेन की जो है ये स्प्रेड भी कर जाती है, तो ये आप माइंड में रखें। बॉल पेन यूज करें ब्लू और ब्लैक, और उसके बाद फिर मार्कर ना यूज करें। आगे आ जाएं, एबिलिटी के लिए आप, एक्सक्यूज मी सर, बॉल पेन से तो दायरा फिल करने में टाइम लगता है, और फिर पॉइंटर ही सही है। पॉइंटर भी कर सकते हैं, लेकिन बॉल पेन से प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। और बॉल पेन एक ना साथ लेके जाइएगा। देखें आपने 200 सर्कल फिल करने, 200 सर्कल्स, तो बॉल पेन वहां पे खत्म नहीं होनी चाहिए। 2 ब्लैक लेके जाइएगा, 2 ब्लू लेके जाइएगा, जिससे आप कर रहे हैं वो आपके पास स्पेयर होनी चाहिए, वहां पे देता कोई नहीं है।
वहां पे आप फिर मांगते रहे कि मुझे बालपन को दे दे, अल्लाह के वास्ते दे दे, किसने नहीं, अल्लाह का वास्ता कोई नहीं सुनता वहां पे। सबको अपनी अपनी पड़ी होती है, अफरा तफरी का जो है वो वहां पे एक माहौल होता है। अपना बंदोबस्त करके जाएं, साथ चॉकलेट लेके जाएं, भूख लगे चॉकलेट थोड़ी सी खा लें, अपना शुगर लेवल अप कर लें, बजाय कि आप वहां पे देखते रहें। इतना तो अलाउड होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर कैलकुलेटर ना लेके जाएं, ये तो आपको पता होना चाहिए। लैपटॉप, मोबाइल फोन, कोई 2 नंबरी आपने करनी नहीं है, और ये चीजें आपको अलाउड नहीं। स्मार्ट वॉच भी आप नहीं लेके जा सकते, पेन ड्राइव भी नहीं लेके जा सकते ड्यूरिंग एग्जाम। ये हो गया। अब ये सिलेबस है इस्लामिक स्टडीज, 20 मार्क्स इसके हैं, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, गूगल मूव अहेड, ठीक है। ये दोनों सूरत में आएंगे, उर्दू भी होगी साथ, इंग्लिश भी होगी, ठीक है। अब आगे आ जाएं। उसके बाद फिर ये इनका प्रैक्टिस पेपर है, ठीक है, ये इनका प्रैक्टिस पेपर है। उसके बाद ये इस्लामिक स्टडीज में देखें आपको किस नेचर के नजर आ रहे हैं। पहला देखें हजर अस्वद मीन्स, उसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही कहाँ नाज़िल हुई, लाइक आसान है देखने में। इंजील किस नबी पर नाज़िल हुई, ये तो आप 5वीं के बच्चे से पूछेंगे, उसे भी आता होगा, आना चाहिए कम से कम। मुसलमा कौन था, ये मेजॉरिटी को आता होगा, कुछ को शायद ना आता हो, ठीक है। तो बंदा क्लास में है जैसा नहीं पता मुसलमा कौन था, कईयों को नहीं पता, मुझे शक्लें नजर आ गई हैं। नो मुझे नहीं पता सर। पता है। मुसलमा झूठा नबी था, ठीक है। मुसलमा बिन कज़्ज़ाब उसका नाम है, मुसलमा द लायर, ठीक है। वो वजह उसकी ये थी, मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ, कि उसने देखा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी जितनी रिस्पेक्ट थी अपने फॉलोअर्स में, ऑब्वियसली किसी और की नहीं थी, ना हो सकती है, लाइक ही वाज फॉलोड रिस्पेक्ट, ठीक है। तो लाइक आपको पता है, तो उसमें ये था कि उसको भी लगा कि अगर मैं भी नबी अपने आप को क्लेम कर दूं तो इतनी इज्जत मुझे भी मिल जाए। लाइक लोग वजू का पानी नीचे नहीं गिरने देते थे, ऑब्वियसली जिसके साथ आपको लाड हो, इश्क हो, तो फिर बंदा किसी भी हद तक जाता है, क्योंकि बादशाहों को उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती, लोग डर के सब कुछ कर रहे होते हैं। किंग्स को, प्राइम मिनिस्टर्स को लोग डर के कर रहे होते हैं, मोहब्बत से नहीं कर रहे होते। यहाँ पे लोग सारा कुछ इश्क से कर रहे थे, मोहब्बत से कर रहे थे। तो मुसलमान ने भी क्लेम कर, लाइक 3 लोगों ने कम से कम क्लेम किया था नबूवत का, उसमें मुसलमान बिन कज़्ज़ाब भी एक था। तो ये आपको पता होना चाहिए इसका। एंड ही वाज किल्ड लेटर ऑन, लेकिन इसने काफी कोशिश की थी और बड़ा इसने डैमेज करने की कोशिश की थी। फिर मस्जिद नबवी कहाँ वाक़या है पता है। उसके बाद खराज क्या है, ये टेक्निकल है, ये इस्लाम का जो इकोनॉमिक सिस्टम है, ये उसका मतलब सवाल है, ठीक है। खराज का मतलब क्या है। फिर उसके बाद हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कौन से खलीफा थे, ये भी आपको पता होना चाहिए, आई होप सो। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या लगते थे, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए एज अ मुस्लिम। उसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस साल मदीना हिजरत की, ये अब कुछ लोगों को याद होगा, कुछ को नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज डेट्स में प्रॉब्लम होती है, लेकिन आपने ये याद करना है। इस तरह के जो सवाल है कि मदीना कब हिजरत की, कितने लोग थे ऑलमोस्ट, ये सारा आपको पता होना चाहिए। जब हिजरत, फिर इस्लामिक कैलेंडर जो है हिजरी कब शुरू हुआ, उसके बाद सूरह निसा किस चीज का मतलब बात करती है, ये तो आपको, जिस बंदे को निसा का मतलब पता है वो फौरन समझ जाएगा, ठीक है। निसा औरतों को कहते हैं, औरत। उसके बाद सैफुल्ला किसका लक़ब था, लाइक यार ये वो चीजें हैं जो कि एक मैट्रिक के बंदे को भी आने चाहिए, और वो आपको यहाँ लाइक, लेकिन आपने इससे लाइक डिल्यूड नहीं होना, समटाइम आप फंस भी जाते हैं आप। फिर उसके बाद सहाय सिता किताबें किसके बारे में हैं, ठीक है, ये मेरे ख्याल में कुछ को आता होगा, कुछ को नहीं आता होगा, आई नो दैट। उसके बाद तुरैत किस नबी पर नाज़िल हुई, दो तो जो आसमानी किताबें उनके मतलब आ गया, इंजील भी और तुरैत भी। यहाँ पे सैंपल में कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं, जंगे बदर किस साल में लड़ी गई, ये भी कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। इस तरह के जंगे बदर पे और भी सवाल आ सकते हैं, कितने लोग शहीद हुए, कितने लोग थे उसमें, लाइक इस तरह के सवाल। जंगें आप सारी तैयार करें। मुसलमानों की पहली मस्जिद कौन सी थी, कुछ कहेंगे नहीं मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, तो आपने इसका भी आंसर सही देखना है। उसके बाद सूरह, किस सूरह को कुरान का दिल समझा जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर कुरान मजीद की तीसरी सूरह कौन सी है। अब ये टेक्निकल सवाल है, जिस बंदे ने सूरतें नहीं पढ़ी हुई, जिसको नहीं पता सीक्वेंस का, वो इसमें गलत आंसर देगा।
उसके बाद फिर इस्लाम के बुनियादी अरकान कितने। ये 20 मार्क्स के इस्लामिक स्टडीज के एमसीक्यूज हैं। इसमें तो आपका पहली बात ये है कि कोई भी गलती नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कोई एक दो गलती होती भी है तो खैर इट्स ओके। आगे आ जाए, ये सैंपल है, अभी जो पेपर आया है वो भी दिखाता हूँ। मुतरादिफ अल्फाज, ये उर्दू का, इन्होंने बोला क्या था आपको, इन्होंने आपको बोला था यहाँ पे उर्दू में ये क्या देंगे, ग्रामर यूजेज एंड ट्रांसलेशन। ग्रामर में वोकैबुलरी नहीं आती, कीप दैट इन माइंड। देखें इंग्लिश में इन्होंने बताया हुआ अलग से, वोकैबुलरी, ग्रामर यूजेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, इनके तीनों चीजों को उन्होंने सेपरेटली डील किया है इंग्लिश में। उर्दू में भी ऐसा ही है ना, फिर ग्रामर यूजेज और ट्रांसलेशन आनी है अकॉर्डिंग टू एफपीएससी। लेकिन आया क्या, ये देखें, मुतरादिफ अल्फाज लिखें, ये ग्रामर नहीं है, दिस इज वोकैबुलरी, दिस इज नॉट ग्रामर। मुतरादिफ अल्फाज मीन सिनोनिम्स। अब जिस बंदे को उर्दू में यही नहीं पता कि मुतरादिफ किसे कहते हैं, उस तरह इमेजिन करें उसका हाल क्या होगा पेपर में बैठ के। जिस बंदे की उर्दू बिल्कुल वीक है, और उर्दू हमारी इंग्लिश से भी वीक होती है, इंग्लिश फिर पढ़ी है जिंदगी में लेकिन उर्दू कभी पढ़ी ही नहीं। लास्ट टाइम ट्रांसलेशन का सवाल आया, कंपलसरी सवाल है आपके इंग्लिश बेसिक कॉम्पोजिशन के पेपर में। उसमें पहला लफ्ज था इस्तमारियत पसंदी। अच्छे कैंडिडेट वहां पे उसको गलत ट्रांसलेट करते हैं। इस्तेमाल, वो कहते हैं यार जिंदगी में कभी लफ्ज सुना ही नहीं, इस्तेमाल पसंदी किसे कहते हैं। तो काइंडली ये आप एक तो 20 नंबर की उर्दू एमपीटी में और 10 नंबर का जो आपका सवाल है वहां पे कंपलसरी जो है प्रेस, उसमें प्रेसियन कॉम्पोजिशन के पेपर में, उसके लिए अपनी उर्दू को भी थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है। तो ये मुतरादिफ अल्फाज ये स्टार्ट हो रहे हैं 21 से, मुतरादिफ चल रहे हैं। सादक कम लाइक सिनोनिम क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट। अमानतदार, सच्चा, दयानतदार, पाकबाज। मैं पूछता हूं मोहम्मद अहमद, इनमें से क्या आंसर बनता है? सच्चा। सच्चा सर, सच्चा। रूज आमर, सच्चा। सच्चा, वेरी गुड। जुल्मत 4 सिनोनिम्स हैं, क्या बनता है? तारीकी, गुर्बत, मजलूम, मकतूल। रुबीना कौसर, तारीकी। गुड। रगबत, जरूरत, नमाइश, ख्वाहिश, दिखावा। अब्दुल्ला महर, सर ख्वाहिश। वेरी गुड। उसके बाद विसाल, लुबना अरशद, मुलाकात, दीवानगी, मोहब्बत, पक्का। ये तो जी यार, ये तो ऐसा मुतरादिफ लफ्ज है कि पढ़ के बंदा खुश हो गया कि क्या कमाल किया है, इतना अच्छा लफ्ज पूछा। विसाल इज अ ब्यूटीफुल वर्ड। जी बोले राशिद हंस रहे हैं, लरे बाबरू। मुलाकात। तस्खीर का आगे पुख्ता आ गया, ठीक है। उजलत, जोहद, उसमें तकवा, तहारत, पकीजगी, बुजुर्ग। ये उर्दू उन लोगों को तंग करेगी जिनकी उर्दू बड़ी वीक है। जोहद, यस। तकवा सर। तकवा, वेरी गुड। उसके बाद अच्छा, ये 31 तक ये ले गए हैं आपके सिर्फ सिनोनिम्स। और मुझे दिखाएं यहाँ पे कहां पे सिनोनिम थे उर्दू में। इसका मतलब है ये कुछ भी करेंगे उर्दू के मतलब, तो आप मोटी मोटी चीजें सारी याद करके जाएंगे। यहाँ पे नहीं था, इन्होंने पूछ लिया आपसे। आगे आ जाए सर। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मुसीबत में किसी के डैश आना भी नेकी है। अब मुझे ये बताएं, काम आना ठीक है, लेकिन मुझे ये बताएं कि यहाँ पे कहां पे लिखा हुआ है कि ये फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे या कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस आएगा? कहीं पे नहीं लिखा हुआ। ग्रामर में क्या होता है आमतौर पे,
preposition, like मोस्टली पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, टेंसेस होते हैं. टेंसेस और पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो आमतौर पर ग्रामर कंसिडर होती है, ठीक है. लेकिन यहाँ पे इनके जरा इनके चाल चलन देखें आप कि मुसीबत में किसी के आपसे सेंटेंस कंप्लीट करवा रहे हैं, दुरुस्त जुमला बताएं, करेक्शन है. उसके बाद दुरुस्त जुमले की निशानदेही करें, फिर करेक्शन है. वो जुमला जिसमें एक लफ्ज मुस्बत और दूसरा मनफी हो तो उसे क्या कहते हैं? ये ग्रामर है. दिस इज ग्रामर, ठीक है. इंसान कहीं हीरा और कहीं पत्थर हो जाता है, किसकी मिसाल है? ठीक है. उसके बाद ये ग्रामर है. लफ्ज मेहतर का मोनस बताएं. उसके बाद चिराग पा होना मुहावरा, इसका मफहूम क्या है? आप देखें, इन्होंने कहा था ग्रामर यूज होगी और ट्रांसलेशन आएगी. ट्रांसलेशन कहां से स्टार्ट हो रही है? 2 सेंटेंसेस दिए ट्रांसलेशन के आपको. क्या वो बीमार था और लाहौर बागात के लिए मशहूर है. 2 सेंटेंसेस. मर्जी है, इस तरह वो 10 दे सकते हैं, आपको 5 दे सकते हैं, उनकी मर्जी है. लाइक यू कैन नॉट प्रेडिक्ट, ठीक है. तो ये इनकी चेंजिंग आप देख लें. बाकी इन्होंने इंग्लिश में जो कहा था वो इन्होंने काफी हद तक, ये देखें यहाँ पे सैंपल पेपर में, लाइक ये वो चीजें हैं जो कि इनके सैंपल पेपर में ही डिफरेंट है. ये सैंपल पेपर है, इन्होंने खुद बनाया है, पहले दिया है कि इस तरह का पेपर आएगा. उसके बाद आप देखें सिनोनिम्स आ गए, वोकैबुलरी का हिस्सा है ये. 41 से स्टार्ट हो रहे हैं और 50 तक 10 सिनोनिम आ गए. फिर उसके बाद एंटोनिम स्टार्ट हो गए. 10 एंटोनिम हो गए. 50 से लेकर 60 तक 10 एंटोनिम. फिर चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है. अब ये तो आपने एकेडमी में टेस्ट भी आप दे रहे होंगे या देंगे आप टेस्ट एमसीक्यूज के, उनमें भी एकेडमी आपको चीजें करवा रही होगी बार बार. सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. The only son of the village lord died yesterday. In the sentence the subject is dash. अब आप जिस बंदे की ग्रामर थोड़ी सी भी है वो ढूंढ लेगा कि इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या है, ठीक है. Which of the following sentence is correct? करेक्शन आ गई आपकी, करेक्ट, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, करेक्ट. ये देखें यहाँ पे 65 तक आपकी करेक्शन है. उसके बाद पैसेज आ गया आपका. अब इसमें तरीकाकार क्या है? ये बहुत मुश्किल पैसेज नहीं होगा जिस तरह के सीएसएस के प्रेसी के पेपर में आता है. इट शुड नॉट बी एंड विल नॉट बी एज टफ, ठीक है. अब उसमें आपने क्या देखना है, पहले इसको रीड करें, पहले इसको एक दफा पढ़ें और फिर आप क्वेश्चंस को पढ़ें और फिर आप आंसर करें, ठीक है. क्वेश्चन पूछे हुए हैं, साथ उन्होंने मल्टीपल चॉइस आपको लाइक जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से आपने फिर चूज करना. ठीक हो गया? यस सर. यस सर. अब आगे आ गया सिलेक्ट द पेयर दैट बेस्ट कंप्लीट्स द सेंटेंस. अब यहां पे देखें कि इन्होंने आपको बोला था यहाँ पे कि वोकैबुलरी आएगी, ग्रामर यूजेज आएगी और कॉम्प्रिहेंशन होगी. ये इन्होंने यहाँ पे आपको एनोलॉजीज दे दी हैं. दिस इज कॉल्ड एनोलॉजीज. आपने पेयर जो है वो इकट्ठा करना है, ठीक है. फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए आपको. The availability of oxygen is an essential dash for animal life, while carbon dioxide is dash equally for plant life. ये 71 से स्टार्ट हो रहे हैं, 75 तक जा रहे हैं, इनके 5 नंबर के हैं ये. अब यहां पे आपके पास आ गई हैं prepositions. Choose the correct option to complete the sentence. Answer to be marked in the answer sheet. My brother was trembling dash cold. Prime Minister has arrived dash Peshawar. We congratulate you dash your achievement. अब यहाँ पे preposition आप लगाएंगे, ये 5 नंबर की यहाँ पे preposition है. फिर यहाँ पे आगे odd word. Odd word यहाँ पे कौन सा है? Just tell me, odd word vocabulary का हिस्सा है या grammar usage का हिस्सा है या comprehension का हिस्सा है? ना ये parts of speech का हिस्सा है, किसी का नहीं है सर. ना ये comprehension है, ना ये vocabulary. लेकिन उन्होंने दे दिया यहाँ पे.
ये कितने नंबर के हैं, ये 5 नंबर के ये हैं। फिर करेक्शन फिर दे दी है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एट 86 से, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट, पेमेंट्स कैन बी मेड बाय चेक और इन मनी, वी नीड अ नाइस एंड क्वाइट प्लेस फॉर अ पिकनिक, वी स्टॉप बाय अ लार्ज वुड टू एडमायर द नेचर। ठीक है, अब ये इट वाज अ टफर पार्ट, ठीक है, ये मुश्किल था कंपैरेटिवली। Which of the following sentences uses across as a preposition? अब इसकी आपने तैयारी करनी है, ये हैं 5 नंबर के, आपकी इंग्लिश यहां पे खत्म हो जाती है। इंग्लिश खत्म हो गई, कॉम्प्रिहेंशन थी, इसमें एक सवाल था कॉम्प्रिहेंशन का, मेरे ख्याल में 5 नंबर की थी। ग्रामर में इन्होंने मोस्टली आपसे पूछी है लाइक प्रपोजिशन, बाकी नहीं गए, बाकी इन्होंने ऑड नंबर और बाकी करेक्शन वगैरह पूछ के अपना काम पूरा किया। आगे आ जाए, जनरल एबिलिटीज में बेसिक अरिथमेटिक है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एनालिटिकल एबिलिटीज। तो 40% ये आपका आ गया अरिथमेटिक मोस्टली, ठीक है, इसमें रेशो, प्रोपोर्शन वगैरह सारा ये आपसे पूछेंगे। अब ये तो क्वेश्चन आपने किए होंगे क्लासेस में भी, एबिलिटी की क्लासेस आप लें, अटेंड करें, पहले क्लासेस लें, फिर उसको रिवाइज भी करें। ये 60 मार्क्स का आपका पोर्शन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ पे इस तरह के सवाल आपको आते हैं, कॉस्ट ऑफ 3 डजन एग्स इज ₹720, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 एग्स। ये परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन वगैरह ये आपने ध्यान से करना है। ये थोड़ा सा आपका आ जाएगा लाइक अरिथमेटिक, उसमें अलजेब्रा भी आएगा, पर उसका हिस्सा है कुछ अलजेब्रा। जिन लोगों का मैथ का बैकग्राउंड नहीं है, वो जो चीजें उनके लिए आसान लगती हैं वो आपने करनी है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं जो कि टेक्निकल है। स्टूडेंट क्या करते हैं, पेपर करना स्टार्ट किया, एबिलिटी का पार्ट आ गया, एबिलिटी का पार्ट में समटाइम आपको रफ वर्क करना पड़ता है, उसके बगैर आप इसे अटेम्प्ट नहीं कर सकते समटाइम, ठीक है, आपको रफ वर्क करना पड़ेगा, आपको उसे सॉल्व करना पड़ेगा आंसर देने के लिए। अब 200 करने, आपके पास 200 मिनट है, स्टूडेंट क्या करता है कि वो एबिलिटी पे इतना टाइम लगा देता है कि वो बाकी उसके क्वेश्चन रह जाते हैं। तो कीप इन माइंड वन टेक्निक विच यू हैव टू फॉलो। सबसे पहले जब आपने अपने आंसर को, अपने एमपीटी को अटेम्प्ट करना है, आपने सबसे पहले वो आंसर, वो सर्कल फिल कर लेने हैं जो आपको आते हैं। डू नॉट वेट, पहले अपने आप को सिक्योर करें, पहले वो फिल करें जो आपको आते हैं, ठीक है। एक गो में आप सारे वो फिल कर दें, जो नहीं आते उन्हें छोड़ दें, जिनमें कंफ्यूज है उन्हें भी छोड़ दें। डू यू अंडरस्टैंड दिस? सबसे पहली गो में आपने वो कर देना जो आपको आते हैं। आपने किसी भी पोर्शन में आपने फंस के बैठ नहीं जाना कि अच्छा मेरा ये सॉल्व होगा तो मैंने आगे जाना है। इट्स नॉट अ गुड स्ट्रेटेजी। पहले सॉल्व करके आगे चले जाएं, फिर पहले नंबर पे आपने वो करने जो आपको डेड श्योर आते हैं। फिर दोबारा जब आपने शुरू से स्टार्ट करना है, फिर आपने वो करने जिनमें आप कंफ्यूज थे, जिनमें आप कंफ्यूज है, फिर आप वो करें 1 by 1, ठीक है। उनमें आपको हो सकता है दूसरी दफा देखने से को बेहतर समझ आ जाए, ठीक है। फिर तीसरी दफा आपने वो करने जो आपको नहीं आते। अब यहां पे 2 चीजें आप कर सकते हैं जो आपको नहीं आते, वहां पे आप क्या करें। नंबर 1, आप तुक्का लगा सकते हैं। अब तुक्के में भी समटाइम सेंस यूज करें, ठीक है। नंबर 2 क्या है? पहला ये कि आप तुक्का लगा सकते हैं। नंबर 2 क्या है? आप एलिमिनेशन स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं। एलिमिनेशन स्ट्रेटजी, व्हाट इज एलिमिनेशन स्ट्रेटजी? आप क्या करते हैं, आपने एक क्वेश्चन देखा, 4 उसके ऑप्शन है, बजाय के पहले आप उसका आंसर ढूंढें, एलिमिनेशन स्ट्रेटजी में आप क्या करते हैं कि आप पहले ये देखते हैं कि इसका, इन 4 में से क्या इसका आंसर नहीं हो सकता, उसे आप एलिमिनेट करते हैं। 4 में से 1 या 3 रह गए, फिर आप देखेंगे इन तीनों में से भी क्या नहीं आंसर हो सकता, उसे भी एलिमिनेट करें। इनके माइंड से निकाल लेके ये नहीं हम 2 कम तक सोच रहे हैं। तो एलिमिनेशन स्ट्रेटजी भी समटाइम यूज होती है, बजाय कि आप आंसर ढूंढें
आप ये ढूंढेंगे कि क्या आंसर नहीं हो सकता, तो जो आपके पास एंड में बचता है उसको फिर आप टिक करें। दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन स्ट्रेटजी। ठीक है, जिस तरह वो आपने गेम देखी होंगी कौन बनेगा करोड़पति वगैरह, वो उसमें क्या करते हैं, वो लाइफ लाइन लेते हैं, उसमें 2 ऑप्शन वो खत्म कर देते हैं, 4 में से 2 बचते हैं पीछे। तो आपने भी यही स्ट्रेटजी जो है वो अप्लाई करनी है, एलिमिनेशन स्ट्रेटजी। जो नहीं आते वो सबसे एंड पे करने हैं, कीप दैट इन माइंड। नहीं भी होंगे तो आपका कुछ लॉस नहीं होगा। और एक चीज और, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपने छोड़ना नहीं है कोई भी क्वेश्चन, सारे ही करके आने हैं, सारे ही करके आने हैं, चाहे गलत हो। अच्छा, अब आते हैं तुक्का लगाने की स्ट्रेटजी पे। तुक्के के लिए भी आपको सेंस चाहिए, ये नहीं है कि बस। अच्छा, तुक्का कैसे लगाते हैं? लेट्स सपोज आपको, मैं आपको दिखाता हूं, अभी दोबारा शो करता हूं स्क्रीन। लेट्स सपोज आपको 108 से लेकर 115 तक आपको नहीं आते। लेट्स सपोज, अब स्टूडेंट क्या करता है, इसका ए लगाया, इसका बी लगा दिया, इसका सी लगा दिया, इसका डी लगा दिया, और फिर इस तरह ए बी सी। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है आपके ख्याल में? व्हाई यू शुडंट डू दिस? ये तुक्का लगा रहे हैं ना, आपको नहीं आता, आप तुक्का लगा रहे हैं, हो सकता है यार को सही हो जाए। इसमें कामयाबी के चांसेस कम है। ठीक है, कामयाबी के चांसेस किसमें है ज्यादा? देखें, मैं आपको बताता हूं। अब जब आप आंसर दे रहे होते हैं, आपने देखा होगा कि किसी का बी ठीक है, किसी का सी ठीक है, किसी का डी और किसी का ए ठीक है। बजाय कि आप रिस्क लें और आप एक का ए लगाएं, एक का बी लगाएं, आप हो सकता है इसका सी हो और इसका ए हो, लेकिन आपने जो का सीक्वेंस से रखा हुआ है ए बी सी डी, या इस तरह का आपका सीक्वेंस है, तो वो गलत हो सकता है। बजाय कि आप कोई भी नंबर ना ले पाए या आप एक नंबर ले पाए, अगर आपको लगातार 10-15 नहीं आते, मैथ में हो सकता है, इंग्लिश में हो सकता है, तो बजाय कि आप ये ए बी सी डी लगाएं, आप इस तरह करें कि या आप सारे ए सेलेक्ट कर लें या सारे बी सेलेक्ट कर लें उन 10-15 में से जो आपको नहीं आते, या सारे सी सेलेक्ट कर लें या सारे डी कर लें, ताकि देखिए उन 10-15 में से कोई 3-4 सी होंगे मोस्ट प्रोबेबली, 3-4 बी होंगे, 3-4 ए होंगे या डी होंगे, तो आपके 10-12 में से 3-4 तो ठीक हो जाएंगे ना, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। बजाय कि आप कोई नंबर भी ना ले पाए उनमें से, तो बेहतर है कि 10-12 में से 3-4 नंबर ले लिए जाए। व्हाट डू यू से? यस समझ आइए? सर, यस सर। गुड स्ट्रेटजी सर। ये आपने बेटर देन नथिंग, ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो फॉलो दिस, इस तरह आपने टिक करनी है। ठीक है, अब तो छोड़ना कोई नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया है कहां से स्टार्ट करना है, कैसे आपने आगे लेके जाना है। खुदा कुल यस सर, ये हम जो है वो रफ कॉपी साथ लेकर जाएंगे ये रफ वर्क करने के लिए, या वो हमें प्रोवाइड यू कैन नॉट टेक एनीथिंग विद यू, ये आपने माइंड में रखना है, कैन नॉट टेक एनीथिंग, समथिंग इज, ठीक है, आप नहीं लेके जा सकते। एक्सक्यूज मी सर। जी सर रहमतुल्लाह ने हमें एक स्ट्रेटजी बताई थी कि अगर आपने सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए हैं तो जो ऑप्शन आपने सबसे कम मार्क किया तो आप वो लगा दे सबका। क्या दोबारा बताएं? सर, अगर आपने आंसर शीट पे सारे ऑप्शन लगा लिए हैं तो बाकी आपको नहीं पता कि ये कौन से ऑप्शन होंगे, तो जो आपने सबसे कम लगाए होंगे ए बी या सी में से, तो आप वो लगा दे बाकी होंगे। हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, उसमें ये है कि वो रैंडम है, मीन के लगातार आपको नहीं आते। एक होता है लगातार नहीं आते, एक होता है कि आपको 110वां आता है, 109 नंबर आपको नहीं आता, फिर आपको 2 आते हैं, फिर आपको 1 नहीं आता। फिर आप ये स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे कि जो सबसे कम आपने चूज किए वो आप चूज कर लें। अगर आपको लगातार ही नहीं आते 10-15, तो फिर आप एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करें, बजाय कि आप वो उसको रैंडम कर दें। तो रैंडम में आपकी कामयाबी के चांसेस कम हो जाते हैं। इट्स टू रिस्की, इट्स टू रिस्की तो सिक्योर सम मार्क्स, ये बेहतर है कि बजाय कि आप कोई मार्क्स भी सिक्योर ना कर पाए। ठीक हो गया, तो आगे चलते हैं।
अब उसके बाद ये आपका मैथ वाला पोर्शन है, अलजबरा आ गया यहाँ पे, इसको अंडरस्टैंड करें, इसमें नंबर लेने की कोशिश करें। ये आप यही समझ लें कि मैं जनरल साइंस एंड एबिलिटी के 40 नंबर तैयार कर रहा हूं। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 40 मार्क्स फॉर जनरल साइंस एंड एबिलिटी विच इज अ कंपल्सरी पेपर, एंड विदाउट दोस 40 मार्क्स इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू क्वालिफाई दैट पेपर इन पर्टिकुलर। वो पेपर आप पास नहीं कर सकते। देखें 60 में से 40 लेना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। दिस 40 मार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अब जिस बंदे का मैथ का बिल्कुल ही बैकग्राउंड नहीं है, तो ये नहीं है कि आप सारी एनर्जीज अपनी मैथ पे लगा दे, वो ये आपकी दूसरे जो सब्जेक्ट है उनका नुकसान होगा। तो इंसान हमेशा सेंसिबल तरीके से काम करता है। आप दिन का एक मखसूस हिस्सा जो है वो रख लें अपनी एबिलिटी के इस पोर्शन के लिए। दिन का मखसूस हिस्सा, सारा टाइम आपने एक चीज पे नहीं लगाना। ये कभी भी like wisdom never demands this that you spend all your day on one thing जिसमें आपको प्रॉब्लम है, बाकी चीजें आप सारी छोड़ दो। नो, नेवर डू दिस। ठीक हो गया? तो एबिलिटी के लिए फिक्स करें टाइम। ठीक है? एबिलिटी जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है, ठीक है, और एबिलिटी समझाने वाला सब्जेक्ट है सारा। इट्स सेम लाइक इंग्लिश ग्रामर इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, मैथ इज ऑल्सो अबाउट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है? तो मैथ के लिए, एबिलिटी के पोर्शन के लिए आप दोनों बंदों की क्लासेस लें, एक बंदे की और एक बंदी की। ठीक है? तो ये आपके लिए होपफुली हेल्पफुल रहेगा। ठीक है? उसके बाद इंग्लिश के लिए अगर आपने मैडम जी मोहम्मद अहमद सर, हमने बॉल पॉइंट के अलावा एग्जाम में क्या क्या लेके जाना है? समझ नहीं आ रही भैया आपकी आवाज। सर, हमने एग्जाम में क्या क्या लेके जाना है अपने साथ? एग्जाम में मोहम्मद अहमद एक तो अपने आप को लेके जाना है, पहली बात। ठीक है? उसमें आपने एक चीज मैंने ऑन लाइटर नोट कहा ताकि आपका मूड फ्रेश हो जाए। आईडी कार्ड ओरिजिनल, डोंट फॉरगेट इट, पहले से बंदोबस्त करके रखें। और उसके बाद अपनी रोल नंबर स्लिप, डोंट फॉरगेट दिस। ठीक है? उसके बाद मेरे ख्याल में शायद आपको चलान फॉर्म की जरूरत भी पड़ेगी जिस पे आपने फीस पे की हुई है। हालांकि 250 रुपये फीस है, लेकिन इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स। अगर आपके पास चलान फॉर्म नहीं होगा तो उसको साथ लेके जाएं और इसकी पिक्चर भी खींच रखें। लाइक आपने साथ भी लेके जाना है हार्ड कॉपी में, और आपके पास इसकी पिक्चर ऑलरेडी होनी चाहिए मोबाइल में। ठीक है? मोबाइल आप वहां पे लेके जा सकते हैं, लेकिन आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर नहीं लेके जा सकते, आपको बाहर कहीं जमा कराना पड़ेगा। अगर आप हमको अंदर लेके जाने की इजाजत दी जाए तो 200 में से 190 नंबर आप ले सकते हैं। एमसीक्यू है सारा, फौरन गूगल करें। जितनी आपकी स्पीड है टाइपिंग की और ब्राउजिंग की, अल्लाह पनाह दे, लाइक आप, मुझे पता है कि बहुत कम ही है, कोई गलती आपकी होगी, जितनी ये कॉम हमारी तेज होगी इन कामों में। तो मोबाइल आप साथ ले जाइएगा, बिकॉज आपको समटाइम नेविगेशन करनी पड़ती है, मैप भी आपको यूज करना पड़ेगा। और कोशिश करें, अभी से बता रहा हूं, कि जहां पे आपका एग्जाम होना है, जो आपका सेंटर बनेगा, जो आपको पता चल जाएगा, जो आपकी रोल नंबर स्लिप आएगी, कोशिश करें कि उसको 2-3 दिन पहले जाके एक दफा विजिट कर खुद। ये ना हो कि जिस दिन आपका पेपर हो आप वहां पे एग्जामिनेशन सेंटर ढूंढते थे। ऐसा हुआ है लोगों के साथ, पहुंच नहीं पाए, टाइम के टाइम निकले, देखा नहीं हुआ था, बस सेंटर पड़ा, मैप पे देख लिया, अच्छा जी पहुंच जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है। घर से निकले, रास्ते में रश था। हमेशा टाइम पे निकलें, अच्छा भला मार्जिन रख के घर से जाएं, रश को माइंड में रख के जाएं। मौसम कभी भी खराब हो सकता है, यू नेवर नो अबाउट इट। रास्ते में कोई खुदा ना खास्ता देर आपको हो सकती है। हमेशा टाइम पे निकलें, टाइम से पहले निकलें, अच्छा भला टाइम। वहां पे जाके अगर आपको कुछ वेट करना पड़ भी जाता है ना, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको, कम से कम आप वहां पे हैं तो सही ना। टाइम पे पहले पहुंच जाए, वहां पे जाके थोड़ा सा रिलैक्स करें, और बाकी इंशाल्लाह हमेशा टाइम से। ये सिर्फ एमपीटी के लिए नहीं, सारे पेपर में आपने टाइम से पहले जाना, टाइम से पहले। ओके? तो ये काम भी आपने करना है। आगे आ जाइए। अब आ गई आपकी ज्योमेट्री। 90 डिग्री एंगल इज नोन एज, 4 ऑप्शन है।
angles that are greater than 180 degree and less than 360 degree are called etc etc. उसके बाद ये देख लें, फिर लाइक ये आपकी खत्म हो रही है जाके। अब इन पे टाइम लगता है, इन पे तो टाइम लगना है, तुक्का लग नहीं सकता। A, P, R, X, S and Z are sitting in a row. S and Z are in the center and A and P are at the ends. R is sitting to the left of A. Who is to the right of P? पहले तो आपका जिस बंदे का बैकग्राउंड नहीं है मैथ का, उसका दिमाग घूम जाएगा कि यार व्हाट आर दे आस्किंग, ठीक है, लेकिन आपने दिमाग को आपने छोड़ देना, इसे आगे जाएंगे। जब आपके पास टाइम बचेगा, जो चीज आपको नहीं आती वो आपने, इसके नीचे फिर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब ये देखें, अब ये यहाँ पे खत्म हो गया, इस पर भी टाइम लगना है आपको थोड़ा सा। आपको हो सकता है थोड़ा सा टेबल बनाना पड़े, रफ वर्क करना पड़े, बाद में करें जब टाइम एंड पे बच जाए। उस या रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड देन आंसर द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 142 टू 145, इनके 4 क्वेश्चन आपने करने बेस्ड ऑन इट। उन्होंने आपको एक सिनेरियो दिया है, देयर इज अ फैमिली ऑफ 6 पर्सन्स P, Q, R, S, T and U. Their professions are engineer, doctor, teacher, salesman, manager and lawyer. आगे उन्होंने कंडीशन लगा दी है, ठीक है, ये 5 कंडीशंस हैं। तो आगे जाकर फिर आपके क्वेश्चन हैं। अब इसके लिए भी आपको समटाइम दिमाग, अगर सिर्फ दिमाग से करेंगे तो कब जाएंगे। समटाइम आपको टेबल बनाना पड़ता है, समटाइम आपको कोई ग्राफ बनाना पड़ेगा, फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा, तब आपको ये आसानी से आप कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी आपने इस तरह करना है। फिर ये इस तरह का एक और आ गया, इंफॉर्मेशन दी है, फिर आगे क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। हुरिया सहर, यस हुरिया। Huria, you have raised hand. Hamza Alvi has raised hand. Namra Khan has raised hand. Yes, sir, I have a question. सर पहले आंसर करने के लिए रेस किया था जी, ओके, पहले का किया हुआ। यस, ओके हमजा, यू मे आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। Yes, sir, thank you. सर मुझे आप बताएंगे कि इसकी रोल नंबर स्लिप कब तक आ सकती है, कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम रोल नंबर स्लिप आ जाएगी? यार लास्ट टाइम तो इन्होंने बड़ा करीब जाके दी थी, लेकिन अभी तो अप्लाई होना खत्म हुआ है अभी, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में सितंबर के एंड पे जाके आएगी, सितंबर के लास्ट 2 वीक्स में। यू कैन यू मे एक्सपेक्ट इट इन द लास्ट 2 वीक्स। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो आप विजिट जरूर कर लीजिएगा, आप सारे लोग एक दफा उसको, ताकि आपको पता हो कि मैंने कहाँ पे जाना है, और फिर टाइम पे निकलें, और फिर अल्लाह खैर करेगा पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह टाइम पे। ओके जी। वैसे अगर बंदे ने जल्दी जाना हो और कोई, फिर बाइक जो है वो सेफेस्ट होती है, बिकॉज वैसे तो बाइक कोई सेफ सवारी नहीं है, मुझे लाइक थोड़ी सी टफ है, लेकिन जब जल्दी जाना हो तो फिर बाइक सेफ होती है, बिकॉज आप जिग जैग करके भी निकल सकते हैं। गाड़ी अगर आपकी ट्रैफिक में फंस गई तो फिर आप फंस गए। बाइक का ये अगर कहीं फंस भी जाए बंदा, उसे उठा के रोड की दूसरी तरफ ले जाता है, ठीक है, ये ऑप्शन आपके पास होती है बाइक में। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। जो लोग बाइक और गाड़ी दोनों का एक्सपीरियंस रखते हैं उनको पता है कि जब जल्दी जाना हो और ट्रैफिक ज्यादा हो तो फिर किस पे जाता है, ठीक है। अब ये आगे वही सवाल है भी पूछा, यस। उसके बाद हैंड किया था जैनब ने, यस जैनब। सर इसका एबिलिटी के जब रफ वर्क हमने करना है उसके लिए शीट तो वो प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो हम रफ वर्क कहाँ करेंगे? मेरे ख्याल में आपको थोड़ा सा जो है प्रोवाइड किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा खुद से। तो मेरे ख्याल में आप लेके नहीं जा सकते, खुद से आपको अगर ले जाने की इजाजत दी जाए तो फिर आपको पता है कि पाकिस्तानी कौम क्या क्या लेके जाती है, ठीक है। तो वो तो फिर नीचे इतना कुछ लिख के ले जाएंगे कि उनको चेक करने में मुश्किल हो जाएगा। लाइक मेरे पास ऐसे भी एग्जांपल हैं, जो लोग सलवार कमीज पहनते हैं, वो कमीज की नीचे वाली साइड पे आंसर लिख के ले जाते कई चीजों के। लाइक वो जैसा बंदा अपने आप को हवा नहीं मारता, इस तरह वो कमीज उठाते हैं, वहां से देख दूख के फिर लिख लेते हैं। लाइक उस बंदे को लाइक बंदा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, इतने तरीके याद किए हुए 2 नंबरियां करने के, ठीक है। तो वो मेरा नहीं ख्याल आपको कुछ लेके जाने देंगे। मैक्सिमम अगर हो सका तो आप वो एक जो बोर्ड होता है वो लेके जा सकते हैं मैक्सिमम। दिस इज व्हाट दे कैन डू मेरे ख्याल में। वो भी आई एम नॉट कंफर्म अबाउट इट, लाइक देयर इज नो सर्टेनिटी इन माय माइंड, बट वो हो सकता है, बाकी नहीं। वो आपको बाकी पेन पेंसिल तो आपने लेके जाना ही है खैर अपने, बाकी चीजें जो है तो देंगे, एबिलिटी के लिए आपको देंगे, देने चाहिए।
नहीं देंगे तो फिर आपके पास चॉइस होगी कि भाई नहीं है तो फिर हम अपने क्वेश्चन पेपर पे ही कोई पंगे ले लें, बस उसके बगैर तो होना नहीं है, मैथ उसके बगैर नहीं होता। ठीक है, सर एनालिटिकल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो फिर हम कैसे करेंगे? वो तो क्वेश्चन पेपर पे भी नहीं लिखने देंगे ना। दे विल गिव यू, आई थिंक सो, दे विल गिव यू, वी होप यस सर, साथ यस सर होते हैं, साथ एक शीट एक्स्ट्रा होती है जिसपे रफ वर्क किया जा सकता है। या यू कैन डू रफ वर्क, मिलना चाहिए और मिलेगा। ओके जी। एक्सक्यूज मी सर, जी सर मुझे पेपर कोड के बारे में पूछना था। पेपर कोड होगा ये सबका? एग्जाम एमसीक्यूज की क्वेश्चंस की तरतीब सेम होगी? अगर तो पेपर कोड होगा, मेरे ख्याल में तो एक ही पेपर होना है। देखें, तरतीब ये डिफरेंट नहीं कर सकते, बिकॉज अगर तरतीब डिफरेंट करें तो इनको फिर एक आंसर की नहीं देनी पड़ेगी, इनको कई आंसर की देनी पड़ेगी। यू अंडरस्टैंड दिस? इन्होंने आंसर की तो एक देते हैं, ये इट मींस के पेपर की तरतीब सेम होगी। जी, आंसर की तो एक है ना, लाइक ये आंसर की का इनका मॉडल है, ये आपकी की है, इट मींस के एक की है तो एक ही सीक्वेंस होगा फिर। समझ आ रही है ना? वरना तो मल्टीपल कीज इनको देनी पड़ेंगी, जितनी शीट्स होंगी। जी सर, मैं कंफर्म कर रही थी। या ओके जी, आप आगे आ जाएं। तो ये 150 के बाद आपके शुरू हो गए दूसरे 3 पार्ट्स। इसमें तो उनके पास चॉइस है, सिलेबस डिफाइंड नहीं है, सिलेबस इज नॉट डिफाइंड। यहां पे देख लें, एवरीडे साइंस कुछ भी आ सकता है, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, ये तो आपने वैसे भी तैयार करने, तो ये कंपल्सरी पेपर है, इनको वैसे ही तैयार कर लें आप इस महीने 1.5 महीने में, रगड़ा लगा दें इनको, ठीक है, ताकि आप वैसे ही इसमें बड़ा अच्छा हो गए होंगे। तो इस पर तो बात करने का फायदा नहीं है। अब आ जाए आपका जो पेपर आया, ये आपका पेपर आया जो लास्ट टाइम, पहला एमपीटी था, बुकलेट नंबर आया है, बस ये बुकलेट नंबर है, वो तो हर बुकलेट पे होता है, बाकी इसमें कोई सेम है। कैंडिडेट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट आंसर शीट कंप्राइजेस 2 शीट्स, पिंक एंड ब्लू, वो आपको पता है, बाकी ये चीजें इन्होंने लिख ली जो वहां पे लिखी हुई हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। उसके बाद ये वही सारी इंस्ट्रक्शंस आपने ध्यान से पढ़नी है, ये वही इंस्ट्रक्शन है। Which of the following is the longest surah of the Holy Quran? You know that. ठीक है, उसके बाद which term is used for the longest ayah verse of the Holy Quran? ठीक है, which term is used? उसके बाद कुरान मजीद की सबसे तवील आयत क्या, उसके मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर का नाम क्या है? हनफी, मालकी, शाफी, हम्बली से क्या मुराद है? ठीक है, आगे नीचे ऑप्शन है, 4 ऑप्शन आपको पता है हर में दिए जाते हैं। द निसाब ऑफ ज़कात इज इन गोल्ड इज, गोल्ड का आपको बताना चाहिए क्या निसाब है, ठीक है। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला तिजारती सफर किस मुल्क की तरफ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। सारा लाइक इमाम अबू हनीफा का असल नाम क्या था, ये कुछ को नहीं पता होगा। नमाज जनाजा कौन सी नमाज है, ये भी मेरे ख्याल में काफी लोगों को नहीं पता होगा कि किस नेचर की है। और उसके बाद नमाज कसर के लिए कितना फासला शर्त है, ठीक है। उसके बाद ये भी टेक्निकल सवाल है, सुलह हुदैबिया के माहे की कुल कितनी शराइत थी। लाइक ये पेपर आपके ख्याल में सैंपल पेपर से टफ है या आसान है? लाइक टफ है या सर टफ है, टफ है। वो टफ है। तो इस वाला पेपर इससे भी टफ आ सकता है, लाइक हो सकता है आसान हो, लेकिन टफ आ सकता है। इजमा के लघवी मैनी क्या है? सिला रहमी से क्या मुराद है? गज़वा खंदक का दूसरा नाम क्या है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल कितने गज़वात में शिरकत फरमाई? तरीक़े इस्लाम में पहला बैनुल अक़वामी तहरीरी मुआहिदा क्या कहलाता है? हुकूमत पाकिस्तान के इस्लामी आइनी इदारे का क्या नाम है? पाकिस्तान शरिया कौंसिल, इस्लामी नजरियाती कौंसिल, इस्लामी इक़्तिसादी कौंसिल। रब्बी ज़िदनी इल्मा क्या है? हदीस है, असर है, आयत करीमा है। उसके बाद मैयत के छोड़े हुए मालो असबाब को क्या कहते हैं? शेब अबी तालिब में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाब का कितने अरसे तक मुहासरा रहा? उसके बाद बनु उमैया के पहले खलीफा का नाम क्या था?
ठीक हो गया, खत्म हो गया आपकी इस्लामिक स्टडीज। आगे आ जाए। इन्होंने आपको क्या कहा था कि वहां पे क्या आएंगे? मुतरादिफ अल्फाज आएंगे 10-11 सैंपल में, यही लिखा हुआ था ना उर्दू में, उर्दू में सैंपल पेपर में यही था ना? यू पीपल रिमेंबर और नॉट? यस सर, यही था। यस सर। उर्दू चेक करें जरा। पहला ग्रामर, वो अल्फाज जो इसम की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? खाट से खटोला, इसमें नकरा की कौन सी किस्म को जाहिर करता है? ये कई लोगों ने जिंदगी में इसमें नकरा नहीं सुना होगा कि यार ये नकरा कैसे कहते हैं। लाइक ऑब्वियसली जिस बंदे का उर्दू का बैकग्राउंड नहीं है, जो कि मेजॉरिटी लोगों का नहीं होता, इस लफ्ज को क्या कहते हैं जो किसी दूसरे लफ्ज से निकला हो? इमला के एतबार से कौन सा लफ्ज दुरुस्त है? अब्दुर्रहमान, 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 अब्दुर्रहमान। ठीक है। दरजल में से कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? दरजल में से कौन सा लफ्ज मुन्नस है? वहम की जमा क्या है? खिद का मुतजाद क्या है? उसके बाद चचम किस लफ्ज का मुतजाद है? मुशायरा का हम मैनी लफ्ज तलाश कीजिए, कौन सा जुमला दुरुस्त है? दुरुस्त जुमले पर निशान लगाएं। 33वां है हिजर का मुतरादिफ लफ्ज तलाश कीजिए। एक्टिंग प्रेसिडेंट को उर्दू में क्या कहते हैं? आर्जी सदर, अदाकार सदर, वक्ती सदर। लफ्ज इकॉनमी का दुरुस्त उर्दू मुतबादल क्या है? ऑफिस मेमोरेंडम को दफ्तरी उर्दू में क्या कहेंगे? मिनट्स ऑफ द मीटिंग को उर्दू में क्या कहते हैं? नोटिंग को दफ्तरी उर्दू में क्या कहते हैं? बराए तामील दरजल में से किस का दुरुस्त तर्जमा है? फाइल को उर्दू में क्या कहते हैं? आप बताएं कि सैंपल और इसमें कितनी ममासलत है? बहुत फर्क है, ये मुश्किल भी है सर, ताकि बहुत ज्यादा टफ है। तो बी प्रिपेयर्ड यंग पीपल, बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, ये आपको सैंपल पे ना जाए और इनके इस पेपर पे भी ना जाए जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। दे कैन सरप्राइज यू। तो आपने ओवरऑल तैयारी करनी है। जो बंदा ओवरऑल तैयारी करेगा इंशाल्लाह वो फेल नहीं होगा इसमें। यस खोला। सर मैंने पूछना था कि जब आप कह रहे हैं कि कंपल्सरी सब्जेक्ट्स जो है उनके मतलब जिस तरह उनके एमसीक्यूज वगैरह ज्यादा प्रिपेयर करें, तो एक तो हम जनरली जिस तरह आपकी बुक है या बाकी बुक से भी प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब उनको पढ़ रहे हैं थ्योरी वाला पार्ट, कोई ऐसी बुक है पर्टिकुलर जिसमें एमसीक्यूज वाला पार्ट ज्यादा हो या एमसीक्यूज रिलेटेड चीजें ज्यादा हो प्रैक्टिस के लिए, या इन्हीं में से ही तैयारी करें? देखें उसमें एक तो एमपीटी की बुक आपके पास होगी, उसमें से तैयारी करें। बाकी जो है वो पास्ट पेपर्स, आपके जो कंपल्सरी पेपर्स हैं सीएसएस के, पाकिस्तान अफेयर्स के पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज आपके पास पड़े होंगे, कई सालों के आप ले सकते हैं। करंट अफेयर्स के पास्ट पेपर्स आप कई सालों के ले सकते हैं। उसके बाद जो इस्लामिक स्टडीज के पास्ट पेपर्स हैं वो कई सालों के आप ढूंढ के तैयार कर सकते हैं। जनरल सेंसिबिलिटी के एमसीक्यूज के पास्ट पेपर्स कई सालों के आपके लिए अवेलेबल होंगे, आप वो भी तैयार कर सकते हैं। ये दो ही सोर्सेज हैं आपके पास, एक तो एमपीटी की बुक और बाकी पास्ट पेपर्स इन कंपल्सरी पेपर्स के। और बाकी जो है वो आप अपना जब सब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हैं तो इंशाल्लाह उसमें ये भी आपको हेल्प करेगा, ये चीजें आपकी होंगी। आप एक ओवरऑल तैयारी कर सकते हो, आप सारे एमसीक्यू तैयार नहीं कर सकते। ठीक हो गया जी। तो बाकी ये आगे इसके चूज एन ऑप्शन फॉर द ब्लैंक दैट बेस्ट फिट्स द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस एज अ होल। ये देखें और पहला देखें, उन्होंने यहां पे क्या दिया था? सिंपल सिनोनिम्स। दीज आर नॉट सिंपल सिनोनिम्स, दीज आर नॉट सिंपल सिनोनिम्स। ये कंटेक्चुअल वर्ड आपने यूज करना है जो कॉन्टेक्स्ट में आता है, जो मीनिंग में फिट बैठता है। The settlers found an ideal location with plenty of dash land for farming and a mountain stream for fresh water and irrigation. आगे पैसेज आ गया जो आपने करना था, पैसेज थोड़ा सा बड़ा साइज में। उसके बाद उसके क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। और फिर चूज एन ऑप्शन दैट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड यूज ऑफ इंग्लिश। ये आपने करना है। ये उन्होंने आपसे पूछ लिए हैं तकरीबन कोई 52 से लेकर 63 तक, ठीक है।
उसके बाद आ जाएं, चूज, ये 65 से चेंज कर रहे हैं, चूज द सेंटेंस विद एन एडवर्ब। 66 वाला है चूज द सेंटेंस विद प्रॉपर एडजेक्टिव, चूज द सेंटेंस विद एडवर्ब ऑफ टाइम। अब जिस बंदे ने पार्ट्स ऑफ स्पीच रिवाइज नहीं किए हुए, जिसको नहीं आते, उसको प्रॉब्लम होगी। जिसको आते हैं इसमें रटे वाली बात ही कोई नहीं, अंडरस्टैंडिंग है सारी, आपको पता है लाइक एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, ठीक है। उसके बाद इन द सेंटेंस एम्बिशन अर्जेस मी फॉरवर्ड, फॉरवर्ड क्या है। उसके बाद इन द सेंटेंस चिल्ड्रन लव मेकिंग मड कासल्स, मेकिंग इज डैश, ये ग्रामर है। इन द सेंटेंस द अर्थ इज लार्जर देन द मून, देन इज क्या है, 4 ऑप्शन दिए उन्होंने। इन द सेंटेंस सच वाज नॉट माय इंटेंशन, सच इज डैश, 4 ऑप्शन है। फिर फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन, प्रीपोजिशंस आ गई, ये आपके उसमें सिलेबस में थी। लाइक ये पैटर्न यहां पे भी थोड़ा सा चेंज है आपके सैंपल पेपर से, कुछ चीजें हैं सैंपल पेपर वाली, कुछ नहीं है। तो बी प्रिपेयर, आपने ओवरऑल तैयारी करनी है, ओवरऑल तैयारी, इंशाल्लाह आप सेफ रहेंगे। स्पेसिफिक आप नहीं हो सकता कि बस यही चीजें करनी है और बाकी नहीं हाथ लगाना, मेरा पास हो जाएगा, जो उन्होंने सैंपल पेपर दे दिया। अब यहाँ पे देख लें, वहां पे एनालिसिस थी सिलेबस में, कोई नहीं थी। इन्होंने 5 एनालिसिस दे दी आपको, ना ये सिलेबस में थी, यहाँ पे देख लें एनालिसिस नहीं थी, और ना ही ये सैंपल पेपर में थी। सैंपल पेपर में भी इंग्लिश में वो डिफरेंट टाइप के वर्ड थे जो फिल इन द ब्लैंक्स आपने यूज करने थे, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर उन्होंने फेल करना है, उन्होंने इसी तरह के पंगे लेके आपको फेल करना है, ये कहीं आपको सरप्राइज करेंगे, बाकी तो नहीं कर सकते। आपको 66 नंबर तो आप ले सकते हैं, लाइक बंदा जिसकी तैयारी ठीक हो, एवरेज स्टूडेंट भी हो, वो 66 मार्क्स ले लेता है। लेकिन अब इन्होंने आपको सरप्राइज करना है, और कहा जाता है कि सरप्राइज इज हाफ विक्ट्री। इफ समबडी कैन सरप्राइज यू, वो हाफ तो वहां पे जीत चुका होता है। सरप्राइज वेपन जो होता है उसका तोड़ अगले बंदे के पास नहीं होता। तो आपने सरप्राइज नहीं होना, बी मेंटली प्रिपेयर्ड। यहां पे देखें, मैं आपको दिखाता हूं, ये इनका था जी, दिस वन। ये यहाँ पे आपसे पेयर सेलेक्ट करवा रहे थे पार्ट ई में, फिल इन द ब्लैंक्स था, पूरा सेंटेंस था। ये कंपैरेटिवली आसान होता है। एनालॉजीज जो हैं ये यहाँ पे इन्होंने दी हैं आपको, ये थोड़ी सी टेक्निकल होती हैं। लाइक इसका स्पाई क्लैंडरस्टाइन का आपस में जो रिलेशन है, ठीक है, स्पाई हमेशा जो है वो क्लैंडरस्टाइन होता है, खुफिया तरीके से काम करता है। अब यहाँ पे दोनों का क्या रिलेशन बनता है? अकाउंटेंट मेटिकुलस होता है, लॉयर आयरॉनिक होता है, फरियर नक्शस होता है, शेफर्ड कैरोलस। लाइक आपस में रिलेशन आपने ढूंढना है। इट्स बिट टेक्निकल, बट यू हैव टू रिवाइज द नॉलेज एज वेल, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट आल्सो। उसके बाद चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू द वर्ड प्रोवाइडेड। इनका सिनोनिम्स आ गए, ठीक है। अब ये ऑपोजिट आ गए, एंटोनिम्स आ गए। इन्होंने दिए यहाँ पे सिनोनिम्स 5 नंबर के दिए, सैंपल पेपर में 10 नंबर के थे, यहाँ पे 5 नंबर के हैं। एंटोनिम्स इन्होंने यहाँ पे दे दिए आपको 5 नंबर के एंटोनिम्स दे दिए, ठीक है। और अचानक फिर इन्होंने मैथ शुरू कर दिया, अचानक मैथ शुरू कर दिया। और मैथ का आपको पता है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये क्लास का मकसद आज ये था कि एक तो आपकी कंफ्यूजन दूर हो, टेक्निकल चीजों का आपको पता हो कि अगर चीजें आती हैं तो फिर क्या करना है, नहीं आती फिर क्या करना है, स्ट्रेटजी आपके माइंड में हो। और ये डिफरेंशिएट करना था कि इनके सैंपल पेपर पे, सिर्फ इनके सिलेबस पे और इनकी गाइडलाइंस पे आप एपीएससी की रिलाई नहीं कर सकते। दे कैन सरप्राइज यू एंड आई जस्ट वांट यू पीपल टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अ सरप्राइज। लेट इट नॉट बी अ सरप्राइज फॉर यू। वो आपको सरप्राइज करें लेकिन आप खुद सरप्राइज ना हो। बंदा जो मेंटली प्रिपेयर्ड होता है फॉर एनीथिंग, वो कभी सरप्राइज नहीं होता। तैयारी करके जाएं, अपनी ओवरऑल तैयारी करें, सारी मेन चीजों को कवर करके जाएं, बाकी भी इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। यू विल क्वालिफाइड इंशाल्लाह, ठीक है। ओके जी, क्वेश्चन कोई ले लें, अब काफी टाइम हो गया हमें। नम्रा खान, यस नम्रा। सर आपने कहा ना करंट अफेयर्स के पास पेपर, तो सर करंट अफेयर्स तो रिसेंट 2-3 इयर्स पे नहीं फोकस करते? करंट अफेयर्स के सारे करंट नहीं आते, कुछ करंट भी आते हैं, कुछ पास्ट से भी पूछते हैं। फॉर एग्जांपल अगर करंट अफेयर में आपसे पूछते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये कोई करंट है? वो कब से बनी हुई है एशियन डेवलपमेंट बैंक? एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है?
कब की बनी हुई है एमनेस्टी इंटरनेशनल? तो ये पुराने हैं, ये भी आते हैं इस तरह के भी। सर ऐसे तो फॉरेन एयरपोर्ट्स, उनकी करेंसी, ये सब चीजें ऐड होंगी। कैपिटल्स, करेंसीज, ठीक है, ये आपने याद करने। कैपिटल्स, करेंसीज, ये तो करंट अफेयर्स के लिए मस्ट होता है। इस्लामिक स्टडीज के लिए भी आपने ओवरऑल चीजें याद करनी है। इस्लामिक पिलर्स हैं दीन के, वो याद करने हैं आपने। उसके बाद प्रॉफिट्स का मतलब आपने करना है। फिर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो आपने करनी है, ठीक है। बाकी उसके बाद फिर एंजल्स का आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फिर बाकी जो कुछ अहादीस है मेन, फिर अहादीस की जो बुक्स हैं उनके नाम, फिर उसके बाद जो बेसिक पिलर, एक तो है प्रैक्टिसेस का मतलब इनके जो आपकी नमाज, रोजा, हज, ज़कात। फिर उसके बाद फिर लाइक पहला जो तौहीद से स्टार्ट होता है आपका, ठीक है। बाकी एक तो प्रैक्टिसेस है, इबादत जिन्हें आप कहते हैं, एक आपके पिलर्स हैं ईमान के, वो भी आपने करने। ओवरऑल तैयारी, फिर गज़वात को तैयार करें। ये मेन चीजें हैं जो आपने करनी है। फिर सूरतों का आपको पता होना चाहिए, बड़ी बड़ी जो मेन सूरतें उनका सीक्वेंस भी याद कर लें, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, बाकी टोटल नंबर क्या है। फिर उसके बाद मक्की सूरतें कितनी हैं, मदनी कितनी है, ये चीजें इस्लामिक स्टडीज के लिए। मैथ आपने सारा सीखना है, अलजबरा तैयार करें, बेसिक अरिथमेटिक तैयार करें, ज्योमेट्री का सीख लें कुछ, ये तो आपने वैसे भी करना है मेन एग्जाम के लिए भाई। तो एक्चुअली यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एमपीटी, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर मेन एग्जाम थ्रू एमपीटी। एमपीटी तो रास्ते की एक आप कह लें कि एक स्टेप है सीढ़ी का, which you have to cross if you want to go at the top. If you want to reach the roof, you have to put your foot at this step and you have to go ahead. आपने इसको क्रॉस करना है, इस पे पांव रख के आपने ऊपर जाना है। ये अगर यहाँ पे टूट गया तो फिर आप ऊपर नहीं जा सकेंगे, आपकी सीढ़ी टूट जाएगी। Don't let it break. सर जैसे आपने इस्लामिक के लिए गाइड किया ना, ऐसे पाक अफेयर्स के हवाले से थोड़े से टॉपिक कैसे बता दें कि ये पाकिस्तान चीजें अफेयर्स ज्यादा के लिए करनी है। एक तो ठीक है, मैं गाइड कर क्योंकि देता हूँ। जो पढ़े हैं टॉपिक वो तो थोड़े से हैं। पाकिस्तान अफेयर्स के लिए एक तो आपने प्री पार्टीशन हिस्ट्री जो है आपकी, जो वफद आते जाते रहे हैं, फिर कैबिनेट मिशन प्लान वगैरह, फिर लखनऊ जो मुआहदा है, फिर 14 नकात, फिर उसके बाद जो आपकी नेहरू रिपोर्ट वगैरह, फिर उसके बाद कांग्रेस के इलेक्शंस, कितनी सीटें किसको मिली, ठीक है। उसके बाद फिर जो उनकी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज थी वो कब खत्म हुई, ये सारी चीजें प्री पार्टीशन। और फिर पोस्ट पार्टीशन पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, फिर स्पीकर्स, उसके बाद जो हमारी जो उनके असेंबलीज हैं वो, फिर कितने प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं अभी तक, प्रेसिडेंट कितने आए हैं, ये सारी चीजें जो है ये आपने ओवरऑल सारी करनी है पाकिस्तान अफेयर्स के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, प्री पार्टीशन, पोस्ट पार्टीशन। उसके बाद इकोनॉमिक जो है वो तो पोस्ट पार्टीशन ही होगी, पार्टीशन के बाद जो कुछ हुआ है। उसके बाद फिर आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ये 3 मेजर डायमेंशन है पाकिस्तान अफेयर्स जो आपने करनी है, ठीक है। करंट अफेयर्स का हो गया, पाकिस्तान अफेयर्स का आपको बता दिए। एवरीडे साइंस में तो आपको पता है जो सिलेबस है आपका एवरीडे साइंस का, जनरल साइंस एंड एबिलिटी में, वो आपने करना है। उसमें एक तो फिजिकल साइंसेज हैं, उसके बाद फिर आपके पास है फिजिकल साइंसेज के साथ साथ आपकी बायोलॉजिकल साइंस है, जो बायोलॉजिकल क्वेश्चंस हैं वो आपने करने हैं। उसमें जो सेल स्ट्रक्चर है वो तैयार करना है। और बाकी जो है आपकी फिजिक्स में आपके रिसोर्सेज आते हैं एनर्जी के, ठीक है, जो आपकी ये उसके बाद ज्योग्राफी के कुछ आ सकते हैं, फिजिक्स के आ सकते हैं। फिजिक्स में आपके लाइक बेसिक है, मैथ, उसके बाद केमिस्ट्री के कुछ फार्मूलाज होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन बेसिक है। उसके बाद फूड साइंस, थोड़ा सा कंप्यूटर का भी आपको बताना चाहिए, ठीक है। बाकी आप पूछ लें बचता क्या, थोड़ा सा कंप्यूटर का, केमिस्ट्री का, उसके बाद फिजिक्स का बेसिक नॉलेज। यू डोंट हैव टू बी अ फिजिसिस्ट, बेसिक चाहिए बस, बहुत ज्यादा नहीं पूछेंगे आपसे बेटा। ये उतना है जितना आपको वैसे पता होना चाहिए भाई। एक बंदा सीएसएस के एग्जाम में बैठ रहा है, उसको इतना तो वैसे पता होना चाहिए, सोलर सिस्टम का आपको पता होना चाहिए, ठीक हो गया। यस सर, ये हमने पढ़ लिया है सारा ना, ये आता है। चलें, वेरी गुड इफ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। ओके जी, क्वेश्चन उसका राशिद महमूद का। यस राशिद। जी सर, मैं ये बताना चाह रहा था अपना रफ वर्क और क्लिप बोर्ड के मुतालिक।
रफ वर्क सर, जो क्वेश्चन बुकलेट मिलती है ना, उसके एंड पे एक पेज होता है बिल्कुल वो यानी कि क्लीन, उस पे लिखा होता है बकायदा फॉर रफ वर्क यूज। दूसरा सर, क्लिपबोर्ड जो लेफ्टी होते हैं ना उनके लिए अलाउ होता है, क्योंकि बाजू का हाल में ना जो चेयर होती है वो राइट वाले यानी कि उस पे बना होता है वो फट्टा, तो इसलिए लेफ्टी को अलाउ होता है सर क्लिपबोर्ड। बस क्लिपबोर्ड आप ले जाएं, वो इस्तेमाल करने दें ना दें, क्लिपबोर्ड आप जरूर लेके जाएं पास अपने, बिकॉज समटाइम उनका सरफेस नीचे से ना ठीक नहीं होता, इवन नहीं होता, आप सही सर्कल नहीं लगा सकेंगे, आप फिल नहीं कर सकेंगे सही। तो आपके पास कोई ऑप्शन तो नहीं चाहिए ना, आप कहेंगे भाई मेरे पास अपना क्लिपबोर्ड है, अगर ये ठीक नहीं है तो मैं अपना इस्तेमाल कर लेता हूँ, बजाय कि आप लेके ही ना जाएं। तो डू टेक इट विद योरसेल्फ, ऑलवेज प्ले सेफ, ऑलवेज प्ले सेफ। जो चीज आपको चाहिए उसे साथ ले जाएं, अगर वो अलाउ करें, आपको जरूरत पड़े तो आपके पास चीज होनी चाहिए, बजाय कि आप लेके ही ना जाए। चीजें अपनी पहले से अरेंज करके रखिएगा, नो नेग्लिजेंस, आईडी कार्ड ओरिजिनल, सर्टिफिकेट, एडमिशन सर्टिफिकेट मीन के आपका रोल नंबर स्लिप, और उसके बाद आपका चलान फॉर्म, ठीक है, ये चीजें मस्ट है, ठीक है, ये चीजें मस्ट है, ये आपको चाहिए, इनमें से कोई चीज आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। इफ यू नीड मोर गाइडेंस, इफ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन, यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट अकेडमी, अकेडमी आपको हेल्प करेगी। टेस्ट आपके होते रहेंगे, एमपीटी का आप कोई टेस्ट आप मिस ना करें अकेडमी में, जो टेस्ट आपका होगा उसको जरूर लें, डू नॉट मिस एनी टाइम। देखें अकेडमी आपके इतने टेस्ट करवा रही है, जो मुझे पता है इतने टेस्ट आपके मॉक टेस्ट कोई भी नहीं करवा सकता, और कोई भी नहीं करवा रहा। लाइक आई नो डिफरेंट अकेडमीज, मुझे पता है, ठीक है, एज अ टीचर आई नो, लेकिन इतने टेस्ट कोई नहीं करवाता। यहाँ पे वीकली बेसिस पे आपका टेस्ट हो रहा है एनपीटी का, और टेस्ट तैयार करने में टाइम लगता है। अब इसलिए जो अकेडमी का स्टाफ है वो तैयार करता होगा, एंड इट टेक्स टाइम, एफर्ट लगती है, बट जस्ट फॉर योर बेनिफिट, कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहे। और जितने भी अकेडमी ने पिछले टेस्ट कंडक्ट किए हैं, ठीक है, उनके भी आप आंसर्स लें, और अब जो होने हैं वो भी आप अटेंड करें, ठीक हो गया। आपको सही आंसर भी मिलते हैं, जो करेक्ट आंसर है वो भी आपको मिलते हैं बाद में। पहले आपका टेस्ट होता है, फिर आपको उसका रिजल्ट दिया जाता है आपके मार्क्स का, और फिर जो करेक्ट आंसर्स वाली होती है फाइल वो भी आपको दी जाती है, ताकि आपको पता चले कि आपने कौन कौन से गलत किए, ठीक है। लाइक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो अकेडमी ये करती है, तो प्लीज इसका फायदा उठाएं, फायदा आपके, और तैयारी अपनी करें, ठीक हो गया। ओके जी, इंशाल्लाह विल सी यू अगेन इन सम अदर क्लास। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।